अध्याय 1 वांग ये एक पूर्वी बेस सिटी पश्चिम कैंप चिकित्सा कक्ष। जब वांग ये धीरे धीरे होश में आया तो उसने अपने सिर में तेज और चुभने वाला दर्द महसूस किया। हवा में कीटाणुनाशक की तीखी गंध सूंघते हुए उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। ये जगह कहाँ थी? अस्पताल। उन्होंने कल किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया तथा अपनी सभी महिला मित्रों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने केवल 3 रातों तक ओवरटाइम काम किया था और 72 घंटों तक सोया नहीं था, और सिर्फ इसी वजह से वह बेहोश हो गया। कमजोर। बाद में उसे अपने शरीर को ठीक से प्रशिक्षित करना पड़ा। वांग यी की नजर अस्पताल के बिस्तरों को अलग करने वाले नीले पर्दे पर पड़ी, साथ ही बगल में लगे ईसीजी मॉनिटर पर भी। उसके शरीर को ढांके के सफेद कंबल पर वेस्ट कैंप लिखा हुआ था। उसे सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे झुकाकर खुद को देखा, फिर अपने हाथ फिर से आगे बढ़ाए। गोरी और पतली भुजाओं को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। वह देहांतरित हो गया था। जैसे ही वांग यी को होश आया, उसके सिर में दर्द तेज हो गया और यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगी। वांग ये पुरुष 18 वर्ष, हुआक्सिया के पूर्वी बेस शहर का निवासी। 1 जुलाई 2050 को उन्हें वेस्ट कैंप के 100 पहले बैच के कक्षा 23 के छात्र के रूप में इवोल्यूशन कैंप में भर्ती किया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक समानांतर दुनिया थी जो ब्लू प्लेनेट से बहुत मिलती जुलती थी। हालांकि प्रौद्योगिकी का विकास थोड़ा धीमा था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग नहीं आया था। इसके बजाय 7 जुलाई 2045 को एक विनाशकारी आपदा घटित हुई। बिना किसी चेतावनी के अचानक एक चमकदार लाल प्रकाश प्रकट हुआ जो पूरे विश्व में फैल गया और ब्लू प्लेनेट की मूल व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। आकाश से 10 ब्रह्मांडीय राक्षस उतरे और बेरहमी से विनाश और हत्या करने लगे, मानो वे पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते हो। हर देश ने राक्षसों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मिसाइलों की तो बात ही छोड़िए, परमाणु बम भी उन्हें नहीं मार सके। समुद्र का रंग रक्त जैसा लाल हो गया और आकाश से लाल वर्षा होने लगी। नीले ग्रह पर प्राणियों और पौधों में परिवर्तन होने लगा। उनमें से अधिकांश बर्बर विकास में मर गए, लेकिन जो बच गए वे विशेष रूप से डरावने हो गए और धीरे धीरे आकाश से गिरने वाले राक्षसों जैसे प्राणियों में बदल गए। प्रलय का दिन आ गया था। ये निराशाजनक है। वांग ये ने उसकी सूजी हुई कनपटियों की मालिश की। एट नोबलबन एट एक बड़े कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने जल्दी ही अपने विचारों को सुलझा लिया, वास्तविकता को पहचान लिया और सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में गूंजी। फिर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और पर्दे खुल गए। एक सुंदर चेहरे और प्रभावशाली आकृति वाली सफेद कोट पहने एक महिला डॉक्टर 2 नर्सों के साथ पहुंची। उसके शरीर की स्थिति की जांच करने के बाद महिला डॉक्टर ने शांति से देखा। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि क्या हुआ था? नहीं, वांग ये ने कहने से पहले एक पल सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब आप जंगल में प्रशिक्षण ले रहे थे, तब एक उत्परिवर्तित राक्षस ने आप पर हमला किया था। आपकी जान जोखिम में थी। सौभाग्य से एक इवॉल्वर पास से गुजरा और आपको बचा लिया। महिला डॉक्टर एक बहुत ही सामान्य बात के बारे में बात कर रही थी, तभी वह अचानक रुकी। लेकिन आपके पूरे शरीर पर चोट के निशान और बाहरी चोटें हैं, और आपके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार चोट लगी है। शायद वास्तविक मुकाबला बहुत कठोर था, वांग ये ने सरलता से कहा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि मुझे बचाने वाला इवॉल्वर कौन है? मैं ठीक होने के बाद व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बचाव दल की कैप्टन सोंग है। सोंग शिरुई। आपको उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, महिला डॉक्टर ने कहा। तो फिर मैं खुद को केवल उसके लिए समर्पित कर सकता हूं, वांग ये ने आह भरी। तुम्हारी इच्छा है, महिला डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। अगर तुम मजाक कर सकते हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ दिनों तक अच्छी तरह आराम करो। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मैं प्रशिक्षक को बताने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, वांग ये मुस्कुराया। डॉक्टर शू, आप बहुत दयालु और सुंदर व्यक्ति हैं। डॉक्टर शू ने अपना सिर नीचे किया और अपने बड़े स्तनों पर लगे कर्मचारी आईडी कार्ड को देखा। उसने कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। दोनों नर्सों ने सफाई खत्म करने के बाद पर्दे बंद कर दिए और अगले बिस्तर पर चली गईं। मंद रोशनी में वांग यी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अपने पीछे तकिए के सहारे झुके हुए उसकी आंखें झपक रही थीं। तारांकन, तारांकन, तारांकन। पूर्वी बेस सिटी ने अपना सामान्य परिचालन जारी रखा। विकास शिविर शहर के किनारे पर बनाए गए थे, जिससे राक्षसों से लड़ना और आधार शहर की रक्षा करना सुविधाजनक हो गया। कुल 4 इवोल्यूशन कैंप थे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में एक एक। वे बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्रों से लैस थे।
बीप ID W10122323 एड्स बाय पब फ्यूचर। चेहरे की पहचान सफल होने के बाद वांग ये पश्चिमी शिविर के तहखाने में प्रवेश कर गया। छात्रों के छात्रावास और प्रशिक्षण मैदान सभी भूमिगत थे। केवल विकास दवा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने और इवॉल्वर बनने के बाद ही कोई व्यक्ति भूतल पर प्रवेश कर सकता है, आधार शहर की रक्षा कर सकता है, तथा विभिन्न बचाव कार्यों और मिशनों में भाग ले सकता है। 3 दिनों में न केवल उसका शरीर ठीक हो गया, बल्कि उसने इंटरनेट के माध्यम से इस दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर ली। हर युग में जीवनयापन के अलग अलग नियम थे। प्राचीन काल में ये शक्ति थी। आधुनिक दुनिया में ये पैसा था। इस भविष्य में जहां मानव जीवन घास की तरह महत्वहीन था, ये शक्ति थी। यदि कोई इवॉल्वर नहीं बन सकता, तो फिर राक्षसों के पंजे के नीचे जीवित बचे रहने की तो बात ही छोड़िए, उसे तो ताकतवर लोगों द्वारा भी धमकाया जाएगा। दरार। वांग ये अपने छात्रावास में लौट आया। 15 वर्ग मीटर का कमरा बड़ा नहीं था। बाईं ओर एक सिंगल बेड था, दाईं ओर एक डेस्क और एक लैपटॉप और अंत में एक वॉशरूम था। हालांकि यह छोटा था, लेकिन इसमें सब कुछ था। यद्यपि वह पहली बार यहां आया था, फिर भी उसे यहां एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। गंदा बिस्तर ठीक करने के बाद वांग ये ने अपना फोन लिया और वीडियो कॉल शुरू कर दिया। नमस्ते माँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। छात्रावास में कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। ठीक है, अपना और छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। शव का असली मालिक परिवार में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सदस्य था। उसका बड़ा भाई काम करता था, जबकि उसकी छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ती थी। उनका परिवार मूलतः संपन्न था, लेकिन 5 वर्ष पहले हुई आपदा के बाद से उनकी स्थिति खराब होती गई। परिवार का आधार उनके पिता बिना किसी सुराग के लापता हो गए थे। परिवार के ईस्टर्न बेस सिटी में चले जाने के बाद वे केवल किफायती तरीके से जीवन यापन कर सकते थे। फिर भी वांग ये को अभी भी इस शरीर के मूल मालिक से ईर्ष्या थी। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। जब वांग ही छोटा था, तो उसे कभी परिवार की गर्मजोशी का अनुभव नहीं हुआ था। जब वह बड़ा हुआ, तो वह अपने माता पिता का समर्थन करना चाहता था, लेकिन वे मर चुके थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था, और इसीलिए उसे लड़कियां बहुत पसंद थीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार की अच्छी देखभाल करूंगा। वांग ये ने डेस्क पर परिवार की तस्वीर को देखा और धीरे से कहा। यह एकमात्र काम था जो वह शव के मूल मालिक के लिए कर सकता था। जिस क्षण उनका शरीरांतरण हुआ, उन्हें पता चला कि क्या हुआ था और इस शरीर के मूल स्वामी की मृत्यु कैसे हुई थी। यह विकास फल के कारण था। इस शरीर के भाग्यशाली मूल मालिक को जंगल में प्रशिक्षण के दौरान गलती से एक विकास फल मिला था। वह बहुत खुश हुआ और उसने क्लास 23 के ग्रुप चैट में शेयर करने के लिए एक फोटो खींची। अंततः शिविर लौटते समय आधे रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। खजाना रखना पाप है। यू हेताओ के 4 साथियों ने जंगल में उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। यदि ये तथ्य न होता कि एक इवॉल्वर उसके ऊपर से गुजरा होता, तो इस शरीर के मूल मालिक की लाश को संभवतः उत्परिवर्तित राक्षसों द्वारा खा लिया गया होता। विकास शिविरों में, जहां मृत्यु दर 33% जितनी ऊंची थी, मृत्यु बहुत आम बात थी। हर दिन अनगिनत छात्र जंगल में मर जाते थे। यू हेताओ न केवल ताकतवर था, बल्कि वह बहुत चतुर भी था। उसने पूरे समय अपना चेहरा नहीं दिखाया। हमला करने वाले उसके मातहत थे। बेशक वांग ही प्रशिक्षक को बता सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसे जो सबसे अच्छा परिणाम मिलता वह ये कि जंगल में उसे घायल करने वाले 4 लोगों को दंडित किया जाता। यदि ऐसा हुआ, तो वह यू हेताओ से और भी अधिक तीव्र और भयंकर बदला लेगा, और चीजें हाथ से निकल जाएंगी। यदि यू हेताओ काफी निर्दयी था, तो वह जंगल में अपने किसी अधीनस्थ को मारकर उसे फंसा सकता था। उनके बीच मौजूदा संघर्ष के कारण वह खुद को समझा नहीं पाएगा। एक बार उसे हिरासत में ले लिया गया तो मामले को बदलना मुश्किल हो जाएगा। वांग ही कई वर्षों से कार्यस्थल पर थे और उच्च पद पर थे। अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के अलावा वह कभी भी एक दयालु व्यक्ति नहीं था। वह बहुत सीधे सादे व्यक्ति थे। अगर कोई उस पर मेहरबान होता तो वो बदला चुकाता, अगर दुश्मनी होती तो वो बदला जरूर लेता। लेकिन अभी नहीं। जब मैं इवॉल्वर बन जाऊंगा तो मैं हिसाब बराबर कर लूंगा। वांग ही स्वाभाविक रूप से चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। यू हेताओ निर्दयी था और निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह पहले भी एक बार निर्दयी हो चुका था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह दोबारा ऐसा करेगा। आखिरकार वांग ही एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था। अपने आप को बचाने और इस शरीर के मूल मालिक से बदला लेने का केवल एक ही रास्ता था। खेती करने के लिए
वांग ये ने ढीले कपड़े पहन लिए। उसने जगह बनाने के लिए कुर्सी को मेज के नीचे धकेल दिया। फिर उन्होंने जीवन विकास तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। ये जादुई विकास तकनीक मून वेब से थी। ये जीनोम को बदल सकती थी, मानव शरीर को सभी पहलुओं में बढ़ा सकती थी, और यहां तक कि मस्तिष्क का विस्तार भी कर सकती थी। 4 महीने और 20 दिनों में इस निकाय के मूल मालिक का शारीरिक फिटनेस को 10 अंक सामान्य लोगों के लिए मानक से बढ़कर 36 अंक हो गया, जो एक फिटनेस उत्साही के स्तर के बराबर था। इस स्कोर के साथ उन्हें आम लोगों के बीच महान माना जा सकता था, लेकिन इवोल्यूशन कैंप में वे औसत से नीचे ही थे। स्नातक स्तर के मानक 60 अंकों में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था, जो कि विकासवादी दवा दिए जाने के लिए न्यूनतम अंक था। कक्षा 23 के 100 विद्यार्थियों में से 8 ने पहले ही 60 अंक पार कर लिए थे, जिनमें यू हेताओ भी शामिल था। विकास शिविर में प्रशिक्षण का प्रत्येक चक्र लगभग आधे वर्ष तक ही चलता था। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास केवल 30 दिन बचे थे। सीमित संसाधनों के साथ विकास शिविर में प्रवेश करने का केवल एक ही मौका था। यदि वह शेष 30 दिनों के भीतर इवोल्यूशन ड्रग प्राप्त करने के न्यूनतम मानक तक नहीं पहुंच पाया, तो संभवतः उसे फिर कभी इवोल्वर बनने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद बहुत कम थी। मूल स्वामी की योग्यता बहुत साधारण थी। ईश्वर न्यायप्रिय था। उसने उसे एक सुंदर चेहरा दिया जो लाखों में एक था, लेकिन उसने उसे अन्य उत्कृष्ट क्षमताओं की संभावना से वंचित कर दिया। वांग ये ने तुरंत जीवन विकास तकनीक का उपयोग किया। कुछ ठीक नहीं है। उसके शरीर में कोई गर्म धारा नहीं थी और उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि उन्होंने इसे पहले ही अपने दिमाग में सीख लिया था और कुछ मांसपेशियों में स्मृति भी थी, फिर भी तकनीक का सही उपयोग करने के उनके प्रयास बहुत असंगत थे और उन्होंने इसके विवरण को नहीं समझा था। समस्या क्या है? वांग यी ने जीवन विकास तकनीक के लिए मानक ट्यूटोरियल वीडियो खोलते हुए सोचा। सांस लेने। वांग ये को थोड़ा सा एहसास हुआ और उसने अभ्यास जारी रखा। हर बार अभ्यास करते समय वह पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करते थे। इसके बाद वह मानक वीडियो को दोबारा देखेंगे, समस्याओं और कमियों का विश्लेषण करेंगे और सुधार करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वांग यी की हरकतें और अधिक सुसंगत होती गईं। मांसपेशियों की स्मृति के बल पर उन्होंने अचानक मुख्य बिंदु को समझ लिया और एक अवस्था में प्रवेश कर गए। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच था, ब्रह्मांडीय ताराधूल की तरह हर जगह तैर रहा था और स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वूश! उसके शरीर से एक गर्म धारा बह निकली, जो उसके शरीर को पोषण और मजबूती दे रही थी। यह आरामदायक और स्वाभाविक महसूस हो रहा था। तो यह है जीवन विकास तकनीक। जैसे ही वांग यी ने ये सोचा, उसके मन की गहराई अचानक से हिल गई, जैसे कि वह सक्रिय हो गई हो। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे एक प्रकाश पर्दे में बदल गई। 6. वांग ये। जीवन स्तर, प्रारंभिक जीवन साधना तकनीक, जीवन विकास तकनीक, शुरुआती संभावित बिंदु 1. एट नोवल्बन एट। धप धप। वांग यी का दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसके दिल में एक अवर्णनीय आश्चर्य भर गया था। ये यही था, यह अंततः यही था। वांग ये, जो वेब उपन्यासों से परिचित थे, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह क्या है। ट्रांसमिग्रेटर्स के पास हमेशा धोखेबाज होते थे। सिस्टम धोखा, खजाना धोखा, आकस्मिक मुठभेड़ धोखा, स्मृति धोखा, ज्ञान धोखा। यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा थी। संभावित अंकों का उपयोग अन्य पहलुओं के लिए अंक बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। वांग यी ने तुरंत ही जीवन विकास तकनीक शुरुआती के पीछे तैरते हुए जोड़ को देखा, जो संभवतः उन्नयन के लिए उपलब्ध था। जीवन विकास तकनीक को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था: शुरुआती, अभ्यास, प्रवीणता, निपुणता और पूर्णता। मूल मालिक ने इस तकनीक को अभ्यास स्तर तक विकसित कर लिया था, जबकि इवोल्यूशन कैंप के छात्र औसतन प्रवीण स्तर पर थे। जीवन स्तर। वांग ये ने सोचा, इसे जीवन विकास तकनीक से संबंधित होना चाहिए। साधारण लोगों को प्रारंभिक जीवन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इवोल्वर्स बनने के बाद जीवन स्तर टूट जाएगा। वास्तव में यह ऊपरी सीमा है। लेकिन मेरे नाम के आगे 6 का क्या मतलब है? ऐसा क्यों लगता है कि यह लोगों को डांट रहा है? वांग ये को जल्दी ही अपनी प्रतिभा की क्षमताओं का पता चल गया। मुख्य मुद्दा यह था कि संभावित अंक कैसे बढ़ाए जाएं। वांग ये 3. खाना, भुगतान करना, प्राकृतिक विकास या सेक्स करना। कुछ असफल प्रयासों के बाद वांग ये ने इस मामले को कुछ समय के लिए टाल दिया। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि उसके संभावित अंक कब फिर से बढ़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी जीवन विकास तकनीक का अभ्यास करना। विकास तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस में उतनी ही तेजी से सुधार होगा।
यदि वह इसे निपुणता स्तर तक विकसित कर सके और अधिक मेहनत कर सके, तो वह 30 दिनों में विकास औषधि प्राप्त करने के लिए उत्तीर्णता रेखा तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। 60 अंक। वह कड़ी मेहनत करने में एक पेशेवर था। प्रशिक्षण जारी रखें और अभी एक संभावित बिंदु को बनाए रखें। वांग ये ने अपना निर्णय लिया। अपनी मांसपेशियों की स्मृति और जीवन संवर्धन तकनीक के अभ्यास के स्तर के साथ उसे इसमें पुनः महारत हासिल करने में अधिक समय नहीं लगेगा। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। साधना कर रहे वांग ये ने फोन पर नजर डाली। यह इस शरीर के मूल मालिक की पूर्व प्रेमिका झाओ शियाओयू का फोन था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके संदेश का उत्तर नहीं दिया? उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की सुंदर लड़कियां पसंद थी। उसे सुंदर लड़कियां, मस्त लड़कियां और हर तरह की लड़कियां पसंद थी। वह अब और मेहनत नहीं करना चाहता था। दुर्भाग्यवश अभी आराम करने का समय नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वह था अपनी विकास तकनीक को उन्नत करने के लिए साधना जारी रखना। यहां तक कि उन्होंने अपनी सुबह की कक्षाएं भी छोड़ दी। एट नोबल बन एट वास्तविक युद्ध, हथियार, सिद्धांत और बाकी चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि उसकी शारीरिक फिटनेस विकासवादी दवा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, तो बाकी सब बेकार होगा। यदि वह इवॉल्वर नहीं बन पाता तो उसे कार्यस्थल पर लौटकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती। फिर लाखों कमाने का क्या फायदा? वह बेस शहर में बड़े घर भी नहीं खरीद पाएगा। इस युग में पैसा गौण था। इवॉल्वर बनना ही सफलता का एकमात्र उत्तर था। वांग यी ने जीवन विकास तकनीक का बार बार बहुत ध्यानपूर्वक अभ्यास किया। उनकी गतिविधियां सुसंगत और अनियंत्रित थीं। अचानक उसे एक बोध हुआ और उसकी साधना की गति तेज हो गई तथा लय स्पष्ट हो गई। जैसे ही उसने सांस ली, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। जीवन विकास तकनीक शुरुआती अभ्यास किया। वह टूट गया था। पूरी रात जागने का नतीजा। संभावित बिंदुओं में वृद्धि नहीं हुई, इसलिए इसका विकास तकनीक से कोई संबंध नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने जीवन विकास तकनीक की साधना करते समय अपने संभावित बिंदुओं को बढ़ाने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हुआ था। उनकी चेतना जीवन विकास तकनीक के पीछे स्थित जोड़ पर पहुंच गई। क्या आप जीवन विकास तकनीक को उन्नत करने के लिए एक संभावित बिंदु खर्च करना चाहते हैं? क्या उसे इसे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? वांग ये ने सोचा। शुरुआती स्तर से लेकर अभ्यास स्तर तक उन्होंने पूरी रात अपनी चेतना और मांसपेशीय स्मृति के साथ बिताई थी। इसके साथ ही यदि वह बिना सोए या भोजन के भी साधना करता, तो भी उसे अभ्यास स्तर से प्रवीण स्तर तक पहुंचने में लगभग आधा महीना लग जाता। उसके पास इतना समय नहीं था। स्तर जितना ऊंचा होगा, जीवन विकास तकनीक का उपयोग करते समय व्यक्ति उतनी ही अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकेगा, तथा उसका शरीर उतनी ही तेजी से मजबूत होगा। हाँ, जैसे ही उसने इसकी पुष्टि की, उसके मन की गहराई में एक घन की अस्पष्ट रूपरेखा उभरी। तभी प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह चेतना के किसी गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया हो, तथा बार बार जीवन विकास तकनीक का अभ्यास कर रहा हो। उसकी गति तेज हो गई और उसकी गतिविधियां अधिक कुशल होती गईं। धमाका। वह प्रबुद्ध था। वांग ये को जीवन विकास तकनीक की स्पष्ट समझ थी। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी सांसों के साथ साथ चलने लगा और दुनिया के साथ एक हो गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण तुरंत दोगुना हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीवन विकास तकनीक कुशल स्तर। खेती का प्रभाव दोगुना हो गया। उसने पुनः जोड़ बटन दबाया। क्या आप जीवन विकास तकनीक को उन्नत करने के लिए 2 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, संभावित अंक पर्याप्त नहीं है। कोई अन्य अधिसूचना नहीं थी। वांग ये भी बहुत व्यथित था। ये बहुत हास्यास्पद था कि उसे कोई अनुदेश पुस्तिका नहीं मिली। अब उसके पास 2 विकल्प थे। या तो वह साधना जारी रख सकता था और जीवन विकास तकनीक को महारत के स्तर तक बढ़ाने के लिए अपनी समझ पर भरोसा कर सकता था, या वह ये पता लगाने की कोशिश कर सकता था कि संभावित अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। चल दर। वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले विकल्प को चुना। पश्चिम कैंप बेसमेंट प्रशिक्षण मैदान। भाई ताओ, वह बच्चा नहीं आया? छात्र प्रशिक्षण वर्दी पहने एक युवक ने झुककर धीरे से कहा। वह इवोल्यूशन कैंप में यू हेताओ का भरोसेमंद अधीनस्थ था, सन यांग। वह एक शरणार्थी के रूप में पैदा हुआ था और एक गरीब परिवार से आया था। समझ गया। यू हेताओ 1.85 मीटर लंबा था और उसने चमकदार युद्ध पोशाक का पूरा सेट पहना हुआ था। वह स्पष्ट रूप से अन्य छात्रों से अलग था क्योंकि उसका लंबा और मजबूत शरीर मजबूत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। क्या हमें उसे जाने देना चाहिए?
सन यांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह बच्चा बुरी तरह डर गया होगा। उसने प्रशिक्षक को भी इसकी सूचना नहीं दी। अगर वह इसकी रिपोर्ट भी कर दे तो भी यह बेकार है। बस किसी को दोष लेने के लिए ढूंढो, यू हेताओ ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वह वास्तव में काया हो या नहीं, चलो इसे अभी के लिए अलग रख देते हैं। अगर हम उसे अभी मार देते हैं तो शिविर जांच करेगा। हम बाद में उससे निपट लेंगे। क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? सुन यांग ने गला काटने का इशारा किया। बकवास, मैंने तुम्हें क्या सिखाया? यू हेताओ ने गुस्से से कहा, इतना संकोच मत करो। अगर तुम उसे आज नहीं मारोगे तो जिस दिन वह इवॉल्वर बनेगा तुम ही मरोगे। हाँ भाई ताओ, सुन यांग ने सिर हिलाया। वांग ये ने पूरी सुबह इवोल्यूशन कैंप में टहलते हुए बिताई। वह अपनी ताकत का प्रशिक्षण करने के लिए जिम जाते थे, लचीलेपन का प्रशिक्षण करने के लिए योग कक्ष में जाते थे, सभी प्रकार के हथियारों को आजमाने के लिए शस्त्रागार में जाते थे, पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जाते थे और खाने के लिए कैंटीन में जाते थे। उन्होंने विशाल इवोल्यूशन कैंप के पूरे तहखाने की खोज कर ली थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संभावित बिंदु नहीं मिला था। क्या उसे सचमुच एक लड़की ढूंढनी थी और उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करनी थी? उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कोई कठिन काम नहीं था। हालांकि इसका संभावित शब्द से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। छात्र बेस सिटी में वापस नहीं लौट सकते। चलो जंगल में चलें और देखें। वांग ये ने इवोल्यूशन कैंप द्वारा जारी छात्र लड़ाकू वर्दी पहनी और शस्त्रागार से एक तलवार निकाली। तहखाने से निकलने से पहले उसने अपनी जेब में चूना, काली मिर्च स्प्रे, स्टील की कीलें और अन्य आत्मरक्षा की वस्तुएं छिपा ली। उनके विचार में यू हेताओ को इस समय कोई कदम उठाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सतर्क रहना कभी भी गलत नहीं होता। क्या होगा यदि दूसरा पक्ष सचमुच मूर्ख हो? बीप। अपनी पहचान सत्यापित होने के बाद वांग ये अकेले ही इवोल्यूशन कैंप से चले गए। वेस्ट कैंप के लोगों वाले ऑफ रोड वाहन के तेजी से भागते ही धूल उड़ने लगी। वाहन आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए सामान्य उत्परिवर्तित राक्षसों को डरने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा वाहनों में इवॉल्वर्स भी थे। वे आमतौर पर शिकार करने और प्रशिक्षण के लिए एनकैंपमेंट नंबर 3 में जाते थे, जो 20 किलोमीटर दूर था। वहां बड़ी संख्या में राक्षस स्तर के राक्षस और यहां तक कि दुर्वप्न स्तर के राक्षस भी थे। वेस्ट कैंप के छात्रों की गतिविधि का दायरा इवोल्यूशन कैंप से एनकैंपमेंट नंबर 3 के बीच का 20 किलोमीटर का क्षेत्र था, जो मुख्यतः 10 किलोमीटर की परिधि में था। यहाँ उत्परिवर्तित राक्षस कम थे और मूलतः कोई राक्षस स्तर के राक्षस नहीं थे। 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का क्षेत्र 3 विशिष्ट वर्गों अर्थात कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के 300 सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गतिविधि क्षेत्र था। उनमें से कई छात्रों ने पहले ही जीवन विकास तकनीक को पूर्णता स्तर तक विकसित कर लिया था और उनके शारीरिक फिटनेस को 100 से अधिक हो गए थे। ये सब खंडहर है। वांग ये सावधानी से आगे बढ़ा। उसने चारों ओर देखा और उसका दिल उथल पुथल हो गया। उसकी आंखों के सामने केवल खंडहर और जली हुई जमीन थी। युद्ध और विनाश के निशान साफ देखे जा सकते थे। कभी समृद्ध ऊंची इमारतें, आरामदायक आवासीय क्षेत्र, विशाल सड़कें और हरे भरे पार्क सब वीरान हो गए। यद्यपि यह सब उसकी यादों में ही था, फिर भी जब वांग यी ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे मिश्रित भावनाएं महसूस हुई। ये कल्पना करना कठिन था कि जब यह आपदा पहली बार आई थी तो राक्षसों का उत्पात कितना भयानक था। बस के आधे हिस्से पर 2045 में एक समय की मशहूर स्टार अनाबेला का विज्ञापन रखा हुआ था। टेस्ला कार इतनी जल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। मानव निर्मित चमड़े की सीटें लाल बारिश के कारण जंग खा गई थी तथा चालक की सीट खून के धब्बों और सड़न की दुर्गंध से भर गई थी। जंगल में प्रशिक्षण लेने आए छात्रों की संख्या काफी थी। वे समूह बनाकर इस तरह सतर्क रहते थे मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। एक बार जब किसी उत्परिवर्तित राक्षस का पता चल जाता तो वे मौत तक लड़ते। वांग यी 2 किलोमीटर आगे चले गए और छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई। 5 किलोमीटर दूर बेस सिटी से लाई गई कुछ संशोधित कारों के अलावा कहीं भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे थे। हवा जोर से चल रही थी और चारों ओर का वातावरण उदास था। हवा खून की बदबू से भरी हुई थी और जानवरों की धीमी दहाड़ें सुनाई दे रही थी। उत्परिवर्तित राक्षसों के हमले से बचने के लिए वांग ये व्यापक दृष्टि क्षेत्र वाले क्षेत्रों में घूमता रहा। अचानक उसके पीछे से थपथपाने की आवाज आई। वांग यी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठी और उसका एड्रेनालाइन बढ़ गया। यह एक काला उत्परिवर्तित राक्षस था जिसकी पसलियां दांतेदार थीं। इसके शरीर की हड्डियां हेजहॉग की तरह अजीब तरह से उभरी हुई थीं और इसके आगे के पैर बहुत मोटे थे। इसका मुंह भयंकर रूप से खुला हुआ था, इसके लार से लिपटे तीखे दांत बाहर निकले हुए थे। पहली लड़ाई एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये मानसिक रूप से तैयार था।
उन्होंने अपने पिछले जीवन में मुक्केबाजी का अभ्यास किया था और उन्हें वास्तविक युद्ध का कुछ अनुभव भी था। बात बस इतनी सी थी कि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी कोई इंसान नहीं था। वह तुरंत पीछे हट गया और उत्परिवर्तित राक्षस की गतिविधियों को घूरने लगा। अपने अगले और पिछले पैरों के उत्परिवर्तन में अंतर के कारण उत्परिवर्तित राक्षस की दौड़ने की मुद्रा बेहद अजीब थी। उसके पिछले पैरों और अगले पैरों की ताकत के बीच एक स्पष्ट विराम था। दूरी का अनुमान लगाते हुए, जैसे ही उत्परिवर्तित राक्षस के पिछले पैर जमीन पर पड़े, वांग ये ने अचानक मुड़कर अपना चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर निशाना साधा। उसकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन एक खटपट के साथ ऐसा लगा जैसे उसका चाकू स्टील से टकराया हो। उसका पूरा दाहिना हाथ तुरंत सुन्न हो गया तथा उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया। उत्परिवर्तित राक्षस उड़ गया और कई बार जमीन पर लुढ़का। उसकी गर्दन पर एक गहरा खूनी निशान दिखाई दिया और गहरा लाल खून बह रहा था। दहाड़ते हुए उत्परिवर्तित राक्षस उठा और पुनः हमला किया, लेकिन वह चूक गया। एक ठंडी रोशनी चमकी और एक और शक्तिशाली वार किया गया। धमाका। एट नोबल बन एट। लक्ष्य अभी भी राक्षस की गर्दन थी, लेकिन इस बार वांग ये ने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी नसें उभर आईं जब उसने निर्दयतापूर्वक उत्परिवर्तित राक्षस को जमीन पर पटक दिया। उसे फिर से उठने का कोई मौका दिए बिना वांग ये ने अपना जबड़ा भींचा और चाकू से उसकी गर्दन काट दी, जैसे वह जलाओ लकड़ी काट रहा हो। हूं। वांग ये ने जोर से सांस ली। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और चाकू पकड़े हुए उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। ये केवल अस्थायी थकावट के कारण ही नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी उत्परिवर्तित राक्षस से लड़ रहा था और सही मायनों में उसे मार रहा था। उसके सामने एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उत्परिवर्तित जानवर मारा गया। संभावित अंक 0.1। हा। वांग ये ने राहत महसूस करते हुए हंसते हुए कहा। वह असाधारण रूप से निश्चिंत महसूस कर रहा था। उन्हें संभावित अंक प्राप्त करने का यह तरीका पसंद था, जो सेक्स के बाद दूसरे स्थान पर था। यह सरल और अपरिष्कृत था। वह संभावित अंकों के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बन सकता है। ताकतवर बनने के बाद वह और अधिक उत्परिवर्तित राक्षसों को मारेगा और अधिक संभावित अंक प्राप्त करेगा। फिर वह और भी अधिक ताकतवर हो जाएगा। वास्तविक लड़ाई अभी भी मेरी कल्पना से अलग है। वांग ये ने एक पट्टी निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ के जाल पर लपेट लिया। फिर उसने चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर अपने हाथ को पट्टी से लपेट लिया। यदि वह उत्परिवर्तित राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान इसे खो देता, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आज का लक्ष्य एक संभावित अंक। वांग यी की लड़ाकू भावना प्रज्वलित हो गई। तारांकन। वेस्ट कैंप के अस्पताल में शू मिंगोन ने अपना सफेद कोट उतारा और अपनी दुखती गर्दन को रगड़ा। अच्छा फिगर पाना भी एक तरह की परेशानी थी। जैसे ही वह अपने कपड़े बदलकर जाने वाली थी, एक नर्स ने धीरे से दरवाजा खोला। डॉक्टर शू, एक मरीज आपको ढूंढ रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है। शू मिंगो ने फिर से अपना सफेद कोट पहन लिया। विकास शिविर में इस तरह की बातें बहुत आम थीं। चाहे वे इवॉल्वर्स हो या सामान्य छात्र, वे घायल होने से बच नहीं सकते थे। आधे मिनट बाद शू मिंगो ने वांग यी की ओर देखते हुए आह भरी, जिसे कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वह घावों से लथपथ लौटा था। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा छात्र देखा था। जल्द ही वांग यी को संक्रमण मुक्त किया गया, सूजन रोधी इंजेक्शन लगाए गए और पट्टी बांधी गई। इस बार सब ठीक है। ये सब सही घाव है। क्या तुम्हें बिस्तर चाहिए? शू मिंगो ने वांग ये से पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले नहीं सो सकता। वांग ये मुस्कुराते हुए खड़े हुए और अपने हाथ हिलाते हुए कहा, डॉक्टर शू, आपका कौशल वास्तव में अच्छा है। बेशक, मैं एक पेशेवर हूँ। शू मिंगो ने अपनी बाहों को छाती के सामने मोड़ लिया और अपने स्तनों को ऊपर उठा लिया, जो उसके तंग सफेद कोट के पीछे छिपे अपराधी थे। अगली बार मिलते हैं, डॉक्टर शू। वांग ये ने हाथ हिलाया और चला गया। अस्पताल से निकलने के बाद वांग ये सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने से पहले अपना पेट भरने के लिए कैफेटेरिया में चले गए। विकास शिविर में साधना को प्रोत्साहित किया जाता था, इसलिए प्रशिक्षण मैदान 24 घंटे खुला रहता था और वहां भरपूर रोशनी रहती थी। फिर भी रात में वहां छात्रों की संख्या कम थी और ये थोड़ा खाली लग रहा था। अधिकांश छात्र दिन में वास्तविक युद्ध का अभ्यास करते थे, जब वे अपनी ऊर्जा के चरम पर होते थे, तथा रात्रि में अपनी विकास तकनीकों का अभ्यास करते थे। बेशक, कई लोगों ने पूरे दिन अपनी विकास तकनीकों का अभ्यास भी किया। वांग ये का लक्ष्य स्पष्ट था, हथियार प्रशिक्षण। पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ। कौशल के बिना मजबूत शरीर होना पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा उसका शरीर भी मजबूत नहीं था।
यदि वह संभावित अंक अर्जित करना चाहता था तो उसे अपनी लड़ाकू शक्ति बढ़ानी होगी। इस निकाय के मूल मालिक ने कुछ तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन वह कृपाण और भाला चलाने की तकनीक को अधिक पसंद करते थे, जो सीधी सादी थी। उन्हें भाला चलाने की तकनीकें खास तौर पर पसंद थीं। जब भी भाला हिलता तो ऐसा लगता जैसे सूरज के बीच से एक सफेद इंद्रधनुष निकल रहा हो। भाले की नोक जहां भी चुभती तुरंत खून निकल आता। उसने अपने बाएं हाथ में भाला और दाहिने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। वांग ये ने इसके बारे में सोचा और पहले कृपाण चलाने का अभ्यास करने का निर्णय लिया। कृपाण तकनीक का अभ्यास करने में 100 दिन लगते हैं, जबकि भाला तकनीक में 1000 दिन लगते हैं। कृपाण की तुलना में भाले के लिए ज्यादा ठोस बुनियादी कौशल की जरूरत होती है। अब उसे कम से कम समय में एक उपयुक्त हथियार में महारत हासिल करने की जरूरत थी। उन्होंने मूल बातों से शुरुआत की। मूल कृपाण तकनीक के 9 रूप। इवोल्यूशन कैंप में संपूर्ण वीडियो ट्यूटोरियल थे जो बहुत विस्तृत थे, सभी मून वेब से, जो एक रहस्यमय और शक्तिशाली अस्तित्व है। यह मनुष्यों के लिए राक्षसों से लड़ने की आशा और शक्ति का स्रोत था। मून वेब में विभिन्न विकास तकनीकें, युद्ध और खेती की तकनीकें और यहां तक कि खेती के स्थान भी शामिल थे। यह मानव प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर से कहीं आगे था। कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना के माध्यम से इससे जुड़ सकता था, जो कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता था। ये केवल इवॉल्वर्स द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। ची वूश ची वांग ये ने अपनी कृपाण तकनीक का सावधानीपूर्वक अभ्यास किया। काटना, उठाना, चुनना, रोकना, धक्का देना, वार करना, काटना, हर गतिविधि को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। उन्होंने अधिक शक्तिशाली कृपाण तकनीकों का चयन नहीं किया क्योंकि उन्हें नींव का महत्व पता था। छोटे बलूत के पेड़ों से बड़े ओक के पेड़ उगते हैं, कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रख सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर न केवल नियमित कृपाण तकनीक सीखने में धीमी होगी, बल्कि इसे उन्नत करने के लिए आवश्यक संभावित बिंदु भी अधिक होंगे। अगली सुबह वांग ये झपकी लेने के लिए कृपाण प्रशिक्षण हॉल के बाहर लोहे के गेट के सहारे झुक गया। पूरी रात अभ्यास के बाद उन्हें बेसिक सेबर तकनीक के 9 रूपों की बुनियादी समझ हासिल हो गई। हालांकि यह अभी तक उनके व्यक्तिगत पैनल पर नहीं आया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने वास्तव में शुरुआती स्तर में प्रवेश नहीं किया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे कुछ संकेत प्राप्त करने की आवश्यकता है जो उसे सीमा पार करने और कृपाण तकनीकों के शुरुआती स्तर में प्रवेश करने में मदद करेंगे। कृपाण प्रशिक्षण हॉल में कई प्रशिक्षक थे जो कृपाण तकनीक में कुशल थे। उनमें से अधिकांश इवॉल्वर्स थे जो राक्षस स्तर के राक्षसों के साथ लड़ाई में घायल होने के बाद अग्रिम पंक्ति से सेवानिवृत्त हो गए थे। 6 बजे कृपाण प्रशिक्षण हॉल के 2 विशाल लोहे के गेट खोल दिए गए। वांग ये ने अपनी आंखें खोली। वह उठ खड़ा हुआ और उसे चक्कर आने लगा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, अपना चेहरा थपथपाया और तुरंत जाग गया। इसके तुरंत बाद वांग ये दौड़कर अंदर आया। वहां उसके जैसे कई छात्र इंतजार कर रहे थे। जब सुबह का समय चरम पर पहुंच जाता तो कृपाण प्रशिक्षण हॉल खचाखच भर जाता। मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षक से पूछना तो दूर की बात है, यहां तक कि प्रवेश करना भी एक समस्या थी। वांग यी ने एक प्रशिक्षक से मार्गदर्शन मांगा, जिसके बाद उन्होंने एक कोना ढूंढा और अपना अभ्यास शुरू कर दिया। यदि उसे कोई समस्या आती तो वह प्रशिक्षक से दोबारा पूछता और फिर अभ्यास जारी रखता। किसी भी तरह उन्होंने शाम 6 बजे तक कृपाण प्रशिक्षण हॉल बंद होने तक जाने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपना स्थान बदला और आगे बढ़ गया। दिन के दौरान अपने कार्यों से वांग ये ने अपनी कृपाण साधना में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया था। यद्यपि उसे अभी बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूपों के शुरुआती स्तर में प्रवेश करना था, फिर भी उसने अपने सामने आने वाली बाधाओं को पहले ही पार कर लिया था। अब बस इतना ही बाकी था कि वह तब तक दृढ़ता और अभ्यास करता रहे जब तक कि वह इसमें पूरी तरह निपुण न हो जाए। प्रशिक्षण स्थल पर खूब रोशनी थी और छात्र कड़ी मेहनत करते हुए खूब पसीना बहा रहे थे। वांग ये ने पुनः सुबह 4 बजे तक अभ्यास किया। उसके हाथ में तलवार थी जिससे सुंदर चापों की एक श्रृंखला बनी हुई थी, तथा उसकी हरकतें साफ और सुव्यवस्थित थीं। बेसिक सेबर तकनीक के 9 रूप, शुरुआती स्तर। उसके सामने एक रोशनी चमक उठी। वांग ये मुस्कुराया, उसकी आंखें लाल हो गईं। सफलता। एक विचार के साथ इंटरफेस प्रकट हुआ। 6 वांग ये जीवन स्तर, प्रारंभिक जीवन। साधना तकनीक, जीवन विकास तकनीक, कुशल लड़ाकू तकनीक, बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूप, शुरुआती। संभावित अंक 1.1। बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों के पीछे एक तैरता हुआ जोड़ भी था। वांग ये की चेतना उस पर गिर गई। क्या आप बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों को उन्नत करने के लिए एक संभावित बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। इसके साथ ही वांग ये के मन की गहराइयां हिल गई और उसकी चेतना पुनः एक अवस्था में पहुंच गई।
उसकी चेतना ने मूल कृपाण तकनीक के 9 रूपों का बार बार अभ्यास किया, जैसे कि एक एक्सीलेटर चालू कर दिया गया हो। 10 गुना तेज, 100 गुना तेज। 10 या 20 दिन तक अभ्यास करने के बाद कृपाण तकनीक के बारे में उनकी समझ बहुत अच्छी हो गई। टकराना। वह प्रबुद्ध था। इस समय वांग ये की रक्तवर्ण आंखें चमक उठी। बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूप अभ्यास स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 5। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? 1। बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूप। इवोल्यूशन कैंप की 18 बुनियादी कृपाण तकनीकों की नींव थे। आधार जितना अधिक ठोस होगा, उतनी ही तेजी से बुनियादी कृपाण तकनीकों को समझने में सक्षम होगा, तथा उतनी ही अधिक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त होगी। मून वेब वास्तव में एक जादुई अस्तित्व है। एट नोवल एट वांग ये ने इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट पर बेसिक सेबर तकनीक के 18 सेटों को ब्राउज किया। सभी तकनीकें उस स्थान से आई जहां केवल इवॉल्वर्स ही अपनी चेतना से जुड़ सकते थे। मूनवेब। उनकी सबसे अधिक रुचि सुप्रीम स्विफ्ट सेबर तकनीक, रेड सन सेबर तकनीक और थंडरस एक्सप्लोजन सेबर तकनीक में थी। रेड सन सेबर तकनीक के अलावा, जिसके लिए उन्नत रेड सन एवोल्यूशन तकनीक की आवश्यकता थी, अन्य 2 सेबर तकनीकें अब सीखी जा सकती थी। चलो अब इन्हें एक तरफ रख देते हैं। वांग ये ने अपनी धुंधली आंखें रगड़ी। ये कृपाण तकनीकें मूल कृपाण तकनीकों के 9 रूपों से अलग थी। वे सभी व्यवस्थित कृपाण तकनीकों के पूर्ण सेट थे। यहां तक कि शुरुआती स्तर तक पहुंचने में भी बहुत समय और प्रयास लगेगा। कृपाण प्रशिक्षण हॉल प्रशिक्षक का सुझाव था कि कृपाण तकनीकों को विकसित करने से पहले एक अच्छी नींव तैयार की जाए जब उसकी चेतना मून वेब से जुड़ सकती है। उस समय वह आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। वांग ये ने अपना लैपटॉप बंद किया, बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। 3 घंटे बाद रिंग 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 उसके फोन पर अलार्म बजा। वांग ये आंखें बंद करके बिस्तर से उठा और उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। बाथरूम में ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के बाद वांग ये ने जल्दी से अपनी छात्र लड़ाकू वर्दी पहन ली और अपनी तलवार म्यान में रख ली। अब जंगल की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है। उसे बड़ी संख्या में संभावित अंकों की आवश्यकता थी। तारांकन। तारांकन। एड्स बाय पब फ्यूचर। पश्चिमी कैंप जंगल में लड़ाकू पोशाक पहने 2 लड़कियां उत्परिवर्तित राक्षसों के निशान खोज रही थीं। जंगल में प्रशिक्षण एक होमवर्क था जिसे हर छात्र को पूरा करना होता था। हर महीने के लिए एक न्यूनतम समय सीमा होती थी। जब किसी की ताकत अपर्याप्त हो, तो जोखिम कम करने के लिए एक टीम बनाना एक बहुत अच्छा तरीका था। देखो शियाओयू, क्या ये वांग ये नहीं है? एक छोटे बालों वाली लड़की ने पास ही एक स्थान की ओर इशारा किया। शियाओयू नाम की लड़की की चोटी ऊंची थी और उसकी लंबाई 1.6 मीटर थी। उसका शरीर सुडौल और त्वचा गोरी थी। वह युवा और सुंदर थी। उसमें एक परिपक्वता भी थी जो युवा लड़कियों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये सुनकर उसने इधर उधर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। पता चला कि वह ठीक है। वह कक्षा में भी नहीं आया और उसने अपने संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआंग जू ने झाओ शियाओयू को देखा और आक्रोश से कहा, यह सोचना कि तुम उसके बारे में इतनी चिंतित हो। बकवास मत करो, मैंने पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया है। झाओ शियाओयू ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ने की सलाह दी थी, हुआंग जू ने उपहास करते हुए कहा। उसकी शक्ल के अलावा वह बेकार है। उसके पास बेस शहर में घर नहीं है, उसके परिवार के पास पैसे नहीं है, और उसकी प्रतिभा खराब है। वह इस जीवन में कभी भी इवॉल्वर नहीं बन पाएगा। उसके साथ तुम्हारा क्या भविष्य है? मुझे पता है। झाओ शियाओयू ने वांग ये से नजरें फेर ली। संबंध तोड़ते समय बुनियादी शालीनता बनाए रखनी चाहिए और दोनों पक्षों में से किसी को भी माफी नहीं मांगनी चाहिए। इस शरीर के मूल मालिक और झाओ शियाओयू के बीच की यादें वांगिये के दिमाग में उभर आईं। ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह एक विशुद्ध प्रेम कहानी थी, जिसमें सेंसरशिप जैसी कोई बात नहीं थी। वह थोड़ा निराश हुआ। ब्रेकअप अच्छा था, अन्यथा अब उसे सिरदर्द हो जाएगा। हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, इसलिए उन्होंने झाओ शियाओयू की पसंद को समझा और उसका सम्मान किया। सिंगल रहना बहुत अच्छा था। उसकी अनगिनत महिला मित्र हो सकती थी और उसे बंधनों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। यह सर्वविदित है कि सफल लोगों के रिश्ते प्रायः अच्छे नहीं रहते। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह जंगल की ओर आगे बढ़ गया। वांग यी अपने पिछले अनुभव के कारण इस दिनचर्या से परिचित था। शिविर के बाहर पहले कुछ किलोमीटर तक छात्रों की भीड़ इतनी अधिक थी कि उत्परिवर्तित राक्षसों को ढूंढना कठिन था। हाल ही में कोई लाल बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उत्परिवर्तित राक्षसों की वृद्धि छात्रों की राक्षसों को मारने की गति के साथ नहीं हो सकी। वांग ये को पहला उत्परिवर्तित राक्षस 6 किलोमीटर दूर मिला। उसने अपना हाथ उठाया और कुशलतापूर्वक वार किया।
इसके बाद एक राक्षस जो मानव की आधी ऊंचाई का था और लाल और हरे धब्बों से ढका हुआ था, खून के एक तालाब में गिर गया। बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूपों के अभ्यास से वांग यी को अपने हाथ में कृपाण की शक्ति को आसानी से मुक्त करने की अनुमति मिली। यह उस समय जैसा नहीं था जब उन्होंने पहली बार जंगल में लड़ाई लड़ी थी, जहां उन्हें पूरी तरह से बल पर निर्भर रहना पड़ा था। उत्परिवर्तित जानवर मारा गया। संभावित अंक 0.1-0.2। बहुत अच्छा, वांग ये मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने किसी उत्परिवर्तित राक्षस को बिना किसी चोट के मारा था। यह एक अच्छी शुरुआत थी। आज का लक्ष्य बिना किसी चोट के एक संभावित अंक अर्जित करना था। तारांकन 15 बजे, वेस्ट कैंप इन्फर्मरी। धीरे से पापा एड्स बाय पब फ्यूचर। शू मिंगो, जो सफेद कोट पहने हुए थी, ने अपनी बांह की उंगलियां झटक दी और घाव भरने वाले औजारों को दूर रख दिया। क्या तुम इसे आसानी से नहीं ले सकते? यहां तक कि उच्च वर्ग के छात्र भी उतनी बार घायल नहीं होते जितनी बार तुम होते हो। अगर मैं घायल नहीं हुआ तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? वांग ये ने मुंह बनाते हुए कहा। वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे कार्यकुशलता की आवश्यकता थी। आज उसका भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए वह जोखिम उठाकर और आगे जा सकता था। अंत में उस पर एक ही समय में 2 उत्परिवर्तित राक्षसों ने हमला किया। सौभाग्य से उनकी चोटें गंभीर नहीं थी और समय पर उपचार मिलने से चिंता की कोई बात नहीं थी। भगवान का शुक्र है कि वापसी के दौरान वह आज का अपना लक्ष्य, एक संभावित अंक पूरा करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी कृपाण उठाए और सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े। छात्रावास बहुत छोटा था और वह अपने मन की सीमा तक प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। इवॉल्वर बनने के बाद ही वह शिविर में एक अपार्टमेंट का मालिक बन सका। सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ साथ उच्च वर्ग के छात्रों को भी अपने हथियारों का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में आना पड़ता था। बीप, संभावित अंक उपयोग में आ गए। इसके साथ ही वांग ये ने अपनी कृपाण पकड़ ली और चेतना के परिचित स्थान में प्रवेश कर गया। उसके मन में तलवार चलाने का कठिन अभ्यास करने की छवियां उभरने लगी। दिन और रात, गर्म गर्मी और ठंडी सर्दी, उनकी साधना में तेजी आई, सुधार हुआ और समझ बढ़ी। अचानक वांग यी की आंखें खुल गईं और उसके हाथ में तलवार स्वाभाविक रूप से हिलने लगी। उसकी हरकतें तेज हो गईं, उसकी तलवार चलाने की तकनीक ज्यादा सटीक हो गई और उसकी ताकत एकदम सही थी। अपनी बांह को नियंत्रित करने की तरह उन्होंने इस तकनीक को बार बार दोहराया। मूल कृपाण तकनीक के 9 रूप। अभ्यास प्रवीण। तो ये कुशल स्तर की कृपाण तकनीक है। वांग ये ने दोपहर में अपनी चोट के दृश्य को याद किया। एक तरफ ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी थी। अतीत में ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था जब वह 2 अन्य लोगों की दया पर होता, एक उसके आगे और दूसरा उसके पीछे। दूसरी ओर वह कृपाण तकनीक से भी पर्याप्त रूप से परिचित नहीं था। वास्तव में युद्ध के दौरान सोचने के लिए अधिक समय नहीं था। किसी तीव्र प्रतिस्पर्धा की तरह यह सोचना असंभव था कि सबसे मानक गतिविधियों का प्रदर्शन कैसे किया जाए। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? 2. वांग यी ने अपने अवचेतन मन से कृपाण तकनीक को नियंत्रित करने के लिए मांसपेशियों की स्मृति पर भरोसा किया। अगली बार उसे फिर से चोट नहीं पहुंचेगी। एट नोबल एट प्रशिक्षण मैदान पर 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद वांग ये ने बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों के कुशल स्तर को पूरी तरह से अपना लिया, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि हुई। इसके बाद वह कैफेटेरिया में गया और चावल के 3 बड़े कटोरे खाए तथा अन्य छात्रों के खेल खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अपने छात्रावास में वापस आकर उसने जल्दी से नहाया और अपने परिवार को वीडियो कॉल किया जो बेस शहर के अस्थायी आश्रय में रह रहे थे। इसके बाद उसने जीवन विकास तकनीक की साधना की और खुद को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया। कुशल स्तर की जीवन विकास तकनीक और बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों में उनकी निपुणता स्वाभाविक रूप से कुलीन वर्ग के छात्रों की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन कक्षा 23 में वे खराब नहीं थे। इसके अलावा वांग ये को प्रवीणता स्तर से महारत स्तर तक आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 संभावित अंक पर्याप्त होंगे। जीवन विकास तकनीक का लगातार 30 घंटे तक अभ्यास करने के बाद उन्होंने हाल के समय में सबसे लंबी नींद ली, 6 घंटे। फिर वांग ये भोर में जंगल की ओर चल पड़ा। सार्वजनिक रूप से इस समय को शिकार के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। खतरनाक रात अभी अभी बीती थी और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बारिश की 5% संभावना है। यह बारिश न होने के बराबर है। जंगल में सबसे डरावनी चीज रात नहीं, बल्कि लाल बारिश थी। रक्त सागर से आई लाल बारिश के एक हिस्से में वह ऊर्जा थी जिसे वैज्ञानिकों ने विकास पदार्थ कहा। हालांकि चूंकि यह पतला था, इसलिए उत्परिवर्तन की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी।
यदि मनुष्य लंबे समय तक लाल वर्षा के संपर्क में रहे, या यदि वर्षा बहुत अधिक हो और वर्षा का पानी उनकी त्वचा में बहुत अधिक मात्रा में रिस जाए, तो बहुत संभावना है कि अपरिवर्तनीय उत्परिवर्तन हो जाए। बेशक सबसे बड़ा खतरा उत्परिवर्तित राक्षसों से था। एक बार जब लाल बारिश हुई तो जंगल में आश्चर्यजनक संख्या में उत्परिवर्तित राक्षस प्रकट हो गए और खतरा काफी बढ़ गया। सच कहूं तो वांग यी को उम्मीद थी कि बारिश होगी। इस तरह वह जल्दी से अधिक संभावित अंक अर्जित कर सकेगा। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी वह चाहते थे। सुबह बादल नहीं थे और बारिश का कोई संकेत भी नहीं था। हालांकि मौसम के पूर्वानुमान के कारण बड़ी संख्या में छात्र परेशान थे, जिसके कारण जंगल सामान्य से कई गुना अधिक खाली था। परिणामस्वरूप वांग यी की फसल अप्रत्याशित रूप से भरपूर हुई। सुबह 11 बजे से पहले ही उसने 10 उत्परिवर्तित राक्षसों को मार डाला था और एक संभावित अंक अर्जित कर लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोपहर में उसका भाग्य और भी अच्छा हो गया क्योंकि उसने 3 अत्यंत कमजोर उत्परिवर्तित राक्षसों को मार डाला और सफलतापूर्वक अपने संभावित अंकों को 1.5 अंक तक बढ़ा लिया। ऐसा लगता है कि उत्परिवर्तित राक्षस की ताकत चाहे जो भी हो, मुझे 0.1 संभावित अंक मिलेंगे। वांग ये ने एक पट्टी निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ और तलवार पर लपेटा। फिर उसने पट्टी को चिपकाने से पहले अपने मुंह से उसे फाड़ दिया। वह घायल नहीं हुआ था। बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों को कुशल स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी वास्तविक लड़ाकू क्षमता में बहुत सुधार हुआ। इसके अलावा लगातार उत्परिवर्तित राक्षसों से लड़ने के बाद उसका अनुभव भी समृद्ध होता जा रहा था। वह शिविर के उन छात्रों से अलग था जो केवल प्रशिक्षण को ही अपना मिशन पूरा करने के रूप में मानते थे। आज 2 संभावित अंक प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वांग ये आत्मविश्वास से भरा हुआ था। छात्रावास में लौटने के बाद वह जीवन विकास तकनीक को निपुणता स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो सकेगा। ये स्तर मूलतः ये गारंटी देता था कि 1 महीने के भीतर वह अपने शारीरिक फिटनेस को स्नातक स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा, जो कि विकासवादी दवा के लिए न्यूनतम आवश्यकता भी थी 60 अंक। टपक टपक। वांग ये, जिसने अभी अभी एक उत्परिवर्तित राक्षस को मारा था, चिल्लाया। ब्लेड पर लाल पानी की बूंदों को देखते हुए उसने अपना सिर उठाया और बारिश की एक गीली बूंद उसके चेहरे पर गिर पड़ी। यह सामान्य वर्षा के पानी से अलग नहीं था, लेकिन इसमें कुछ विशेष ऊर्जा थी। लाल बारिश हो रही थी। वांग ये ने अपने लड़ाकू सूट की जेब से एक विशेष सामग्री से बना सुरक्षात्मक रेनकोट निकाला, उसे पहना और जल्दी से शिविर में वापस आ गया। बारिश में शिकार करना बहुत खतरनाक था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1.9 संभावित अंक। वांग ये तेजी से भागा। वापस आते समय उसने क्षेत्र को इस उम्मीद से देखा कि शायद कोई अकेला उत्परिवर्तित राक्षस मिल जाए। लाल बारिश धीरे धीरे तेज हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। जमीन से कीचड़ उछलकर उसके जूतों पर आ गिरा और लाल रंग के दाग पड़ गए। भगवान जाने कि यह लाल बारिश की वजह से था या खून की वजह से। अचानक सामने से युद्ध की आवाज आई। वांग ये ने देखा कि पीछे की ओर लड़ाकू सूट पहने एक छात्र था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसके विपरीत दूसरे पक्ष ने सुरक्षात्मक रेनकोट नहीं पहना हुआ था। कुछ गड़बड़ थी। वांग यी को किसी के काम में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह तुरंत भाग गया। हालांकि लड़ाकू सूट में छात्र ने उसे सुन लिया था और अचानक पीछे मुड़ गया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा क्रूर था। उसने अपने हाथ में खून से लथपथ लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। वांग यी की पुतलियां फैल गईं। आगे खंडहर में एक छात्रा की टूटी हुई लाश पड़ी थी। वह उत्परिवर्तित है। जैसे ही वांग यी ने प्रतिक्रिया की, तलवार चलाने वाला छात्र दहाड़ता हुआ दौड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। उसकी रक्त लाल आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जिन मनुष्यों में उत्परिवर्तन हुआ था, वे प्रायः अपनी तर्क शक्ति खो देते थे तथा उनमें केवल रक्त के प्रति लालसा रखने वाली पशु प्रवृत्ति ही बची रहती थी। लड़ो, भागो। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। इस समय उसे निर्णय लेना था कि वह लड़े या भाग जाए। अपने पैरों और भाग्य पर भरोसा करने की तुलना में वह पिछले कुछ दिनों में जंगल में अर्जित अनुभव और युद्ध कौशल पर अधिक विश्वास करता था। वह अपना भाग्य अपने हाथों में रखेगा। वांग यी ने अपनी कृपाण को कसकर पकड़ लिया और उसका एड्रेनालाइन बढ़ गया। वह तुरंत उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तलवारबाजी में निपुण था और वांग ये बता सकता था कि जब वह कोई कदम उठाएगा तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। वांग यी ने दूसरे पक्ष के लाल रंग के दाहिने हाथ पर एक बहुत लंबा घाव देखा, जो तलवार पकड़े हुए था। लाल बारिश घाव से उसके खून में रिस गई होगी और इस तरह दूसरे पक्ष में उत्परिवर्तन हुआ। वह एक कदम पीछे हटा और दोनों हाथों से हमले को रोक दिया। एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वांग यी के हाथ सुन्न हो गए।
यदि उसके हाथ पर पट्टी न बंधी होती तो हमले के कारण तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर जाती। उत्परिवर्तन के बाद मनुष्य की शारीरिक फिटनेस अक्सर बहुत बढ़ जाती है, जिससे वह ज़ॉम्बी के समान हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही वे उस बुद्धिमत्ता को भी खो देंगे जिस पर मनुष्य सबसे अधिक निर्भर करता है। वांग ये पीछे हटता रहा और उत्परिवर्तित छात्र से सीधे नहीं लड़ा। हालांकि उसने धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी की तलवार चलाने की तकनीक को समझ लिया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की आश्चर्यजनक शारीरिक फिटनेस ने उसे अभी भी कुछ हद तक आशंकित कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह एक बार फिर पीछे हटा और उसके पीछे एक दीवार थी जो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। उत्परिवर्तित छात्र की तलवार ने उस पर भयंकर वार किया। इस बार वांग ये ने हमले को रोकने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बजाय बगल की ओर भाग गया। तलवार ने अनगिनत ईंटों को जोर से तोड़ दिया और हर जगह धूल उड़ गई। इससे न केवल उत्परिवर्तित छात्र की दृष्टि अवरुद्ध हो गई, बल्कि तलवार भी दीवार में फंस गई। वांग ये ने अपना ब्लेड निकाला। स्लैश। उसने अपना जबड़ा कस लिया और उत्परिवर्तित छात्र की कमर पर जोरदार प्रहार किया। खून के छींटे पड़ने लगे क्योंकि वह दहाड़ने लगा और अपना संतुलन खो बैठा। उसकी खूनी आंखें और भी क्रूर हो गईं। जड़ता के कारण तलवार को दीवार से हिंसक तरीके से निकाला गया और फिर वांग यी पर वार किया गया। वांग ये इससे बचने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसका कंधा थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब जीवन और मृत्यु की बात सामने थी। वांग ये की कृपाण ने तेजी से उत्परिवर्ती छात्र की पीठ के निचले हिस्से पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसे एक घातक झटका लगा। ची। वांग ये ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उत्परिवर्तित छात्र के दिल में घुसा दी। छात्र का शरीर कांपता रहा और उसने हिलना बंद कर दिया। हफ हफ हफ। सांस फूलने की वजह से वांग यी का मन इस लड़ाई से उसके शरीर से ज्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि उसके पास बिल्कुल भी संकोच करने का समय नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से खंडहरों के जंगल में चिल्लाया जहां लाल बारिश बरस रही थी। फिर उसने जल्दी से अपने घायल कंधे पर पट्टी बांधी और वेस्ट कैंप में वापस आ गया। वेस्ट कैंप के अस्पताल में शू मिंगो ने खून से सने वांग ये को देखा और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने आह भरी और चुपचाप उसके घावों का उपचार किया, उन्हें कीटाणुरहित किया और पट्टियां बांधी। शू मिंगो ने अपनी आंखों के कोने से उस सुंदर लड़के को देखा। सच कहूं तो वह उसकी दृढ़ता और साहस की प्रशंसा करती थी। एक शक्तिशाली इवॉल्वर बनने के लिए यह एक आवश्यक तत्व था। हालांकि आज उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। जब से वह आया था उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह हमेशा की तरह बातूनी नहीं था। क्या तुम ठीक हो? शू मिंगो ने धीरे से कहा। वांग ये ने अपनी आंखों में एक अलग भावना के साथ शू मिंगो को देखा। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? हम छात्र छात्रावास में। वांग ये हाल ही में कक्षा में क्यों नहीं आया है? यू हेताओ ने अपने फोन पर एक संदेश भेजा और बिना देखे पूछा। यह बच्चा हर दिन जंगल की ओर भाग रहा है, सन यांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह शायद अभी भी विकास फल के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? ठीक है, अपनी शारीरिक फिटनेस के साथ वह विकास फल के बिना स्नातक नहीं हो पाएगा। यह महीना लगभग समाप्त होने वाला है और दूसरा व्यापक परीक्षण आ रहा है। मेरे भाई ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि यदि किसी का समग्र स्कोर 45 भी नहीं है, तो उसे इवोल्यूशन कैंप से निकाल दिया जाएगा, यू हेताओ ने कहा। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बॉस? सुन यांग ने गला काटने का इशारा किया। जल्दी करो और यह करो। एक बार जब हम बेस शहर में वापस आ जाएंगे, तो ये करना आसान नहीं होगा, यू हेताओ ने घृणा से कहा। क्या वह सोचता है कि कायर होना उसकी जान की गारंटी है? वह बहुत भोला है। अगर मैं उसे मारना चाहूं, तो यह चींटी पर पैर रखने जैसा होगा। सभी अफवाहें। वे बहुत गहरी नींद सोए। वांग ये नर्म बिस्तर से उठ गया और उसके बगल में सो रही थकी हुई सुंदरी को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे कि वह कोई मीठा सपना देख रही हो। उसने उसे कंबल से ढक दिया, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद स्तन ढक गए। जैसा उसने सोचा था, डॉक्टर शू के स्तन बहुत बड़े थे। अस्पताल से बाहर आने के बाद वांग ये ने अपनी पीठ को तान दिया और तरोताजा महसूस किया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी कारण के खुद को कोसता रहता। वह जानता था कि सामने वाला व्यक्ति एक उत्परिवर्तित मानव था, लेकिन फिर भी उसे मारने के बाद उसके दिल को अप्रत्याशित झटका लगा। भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर शू के कोमल शब्दों और पूरी रात के सांत्वना के बाद उनका दबाव कम हो गया था और उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई थी। वह अब एक नया पृष्ठ था। मैंने लड़ाई में कई गलतियां की। मुझे वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मैंने उत्परिवर्तित राक्षसों से लड़ते समय किया था, दयालु होने के बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करना चाहिए।
चूना, मिर्च का पानी, काली मिर्च का स्प्रे और अन्य सभी का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उत्परिवर्तित मानव की शारीरिक फिटनेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनमें उत्परिवर्तित राक्षसों की तुलना में अधिक कमजोरियां हैं। मैं अगली बार सुधार करूंगा। सौभाग्यवश उनकी कमियों के कारण उनके द्वारा किए गए सही कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वांग यी ने अपना दाहिना कंधा हिलाया जो मजबूती से टिका हुआ था। उसमें फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन इससे उसकी लड़ाई पर थोड़ा असर पड़ेगा। डॉक्टर शू की सलाह है कि 1 सप्ताह तक आराम करना सबसे अच्छा होगा। इसलिए वह अधिक घूमने लगी। संयोगवश उसे भी पूरी तरह से शांत होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। महीने के अंत में दूसरा व्यापक परीक्षण 5 दिनों में है। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरा शारीरिक फिटनेस को क्या होगा। वांग ये तुरंत अपने छात्रावास में लौट आया। वूश, प्रकाश स्क्रीन चमक उठी और प्रकट हो गई। 6 वांग ये जीवन स्तर, प्रारंभिक जीवन साधना तकनीक, जीवन विकास तकनीक कुशल, युद्ध तकनीक, बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूप कुशल, संभावित अंक 2.0। उत्परिवर्तित मानव को मारने से उसे कोई संभावित अंक नहीं मिला। हालांकि वापस आते समय वह एक उत्परिवर्तित राक्षस को पकड़ने और अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग यी की चेतना जीवन विकास तकनीक के पीछे जोर पर उतरी और उसने धीरे से उसे दबाया। उसके मन की गहराई में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और तुरंत उसे घेर लिया। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने जीवन विकास तकनीक का तेजी से अभ्यास किया। हर सफल साधना ने उन्हें गहरी समझ दी। जीवन विकास तकनीक, प्रवीण महारत। वूश, वांग ये की आंखें चमक उठी। उनकी विकास तकनीक के स्तर में वृद्धि के कारण उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन आया। हालांकि उसके शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका दिमाग ज्यादा सक्रिय हो गया और उसकी 6 इंद्रियां ज्यादा स्पष्ट हो गईं। वह एहसास ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग बड़ा हो गया हो। तो जीवन विकास तकनीक का ऐसा प्रभाव है। वांग ये को यकीन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी साधारण कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से जिन विद्यार्थियों ने जीवन विकास तकनीक को निपुणता के स्तर तक विकसित किया था, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जहां तक पूर्णता के स्तर की बात है तो यहां तक कि उच्च श्रेणी के छात्र भी बहुत कम थे। खेती शुरू करो। एट नोवेल बिन एट वांग ये को जल्द ही जीवन विकास तकनीक के प्रवीणता स्तर और निपुणता स्तर के बीच का अंतर पता चल गया। न केवल उसकी साधना की गति तेज हो गई, बल्कि प्रत्येक चक्र में उसके द्वारा अवशोषित ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मात्रा भी कई गुना बढ़ गई। कुल मिलाकर कार्यकुशलता पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक थी। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आधे महीने में विकास दवा के लिए स्नातक मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। जीवन विकास तकनीक का आदर्श स्तर कैसा होगा? वांग ये इसका इंतजार कर रहा था। जीवन विकास तकनीक को निपुणता स्तर से अंतिम पूर्णता स्तर तक उन्नत करने के लिए 5 संभावित अंकों की आवश्यकता होती है। 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वांग ये ने लगातार 4 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे सोया और बाकी समय व्यायाम में बिताया। उनका सुधार बहुत बड़ा था। वह अपने शरीर की समग्र गुणवत्ता में सुधार महसूस कर सकता था, विशेष रूप से प्रबल सार ऊर्जा में। उनका कंधा, जो उत्परिवर्तित मानव के साथ लड़ाई के दौरान घायल हो गया था, 4 दिनों के आराम के बाद लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। जब कल दूसरा व्यापक परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो वह पुनः जंगल की ओर निकल जाएगा। मुझे आज रात आराम करना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये ने नहाने धोने के बाद अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके बाद जब वह इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट पर सूचना और नोटिफिकेशन देख रहा था, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने डॉक्टर शू को सफेद स्किन टाइट स्वेटर और जीन्स में देखा, जो उसके उभरे हुए नितंबों पर लिपटा हुआ था। मेडिकल किट लेकर और बेहतरीन मेकअप पहने हुए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी चोटों की जांच करने और ये देखने आई हूँ कि आप कैसे ठीक हो रहे हैं। मैं थोड़ा हिल सकता हूँ। वांग ये मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर शू वास्तव में एक बहुत ही चुलबुले और दयालु व्यक्ति थे। महिला छात्रावास में। जियाओयू, क्या तुमने इवोल्यूशन कैंप की नवीनतम घोषणा देखी है? हुआंग जू ने दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर प्रवेश किया। झाओ शियाओयू, जो अपनी मेज के सामने बैठी थी, ने अपना फोन बंद कर दिया और कहा, दूसरे व्यापक परीक्षण के बाद, यदि लड़कों की शारीरिक फिटनेस 45 तक नहीं पहुंची है और लड़कियों की 40 तक नहीं पहुंची है, तो उन्हें इवोल्यूशन कैंप छोड़ना होगा। तुम्हारा सब कुछ ठीक है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम अभी भी प्यार के बारे में सोचने के मूड में हो। हुआंग जू व्यथित भाव से बिस्तर पर बैठ गया। ऐसा नहीं है, झाओ शियाओयू ने बार बार इनकार किया। आह, क्या तुम अभी भी वांग ये के बारे में सोच रहे हो?
हुआंग जू ने झाओ शियाओयू के विचारों को एक नज़र में समझ लिया और कहा, यथार्थवादी होने में कुछ भी गलत नहीं है। बिना किसी सार के प्यार ढीली रेत की प्लेट की तरह है। तुम्हारे अलावा उसे और कौन पसंद करेगा? उसकी शारीरिक फिटनेस के साथ वह कल दूसरे व्यापक परीक्षण के बाद बाहर हो जाएगा। वह कभी भी इवॉल्वर नहीं बन पाएगा। हाँ, तारांकन, तारांकन, तारांकन। अगली सुबह, भूतल डेटा अनुसंधान केंद्र। 100 पहले बैच के छात्रों को उनके लिंग के अनुसार विभाजित करके केंद्र में रखा गया था। वे समय समय पर ईर्ष्या से इधर उधर देखते रहते थे। कर्मचारियों के अलावा केवल इवॉल्वर्स ही अपनी इच्छानुसार इस स्थान पर प्रवेश कर सकते थे और बाहर जा सकते थे। कौन इवॉल्वर नहीं बनना चाहता था? न केवल उनके पास महान शक्ति होगी, बल्कि उनकी व्यक्तिगत स्थिति भी सामान्य लोगों से ऊपर होगी, जिससे वे वर्ग परिवर्तन प्राप्त कर सकेंगे और उनका भविष्य असीमित होगा। ये तुम हाल ही में कक्षा में क्यों नहीं आए? ल्यू यूंग 1.9 मीटर लंबा था। वह एक बड़े बांस के खंभे की तरह दुबला पतला था। वह वांग ये का हाई स्कूल का सहपाठी था और एक ऐसा दोस्त था जिसके साथ इवोल्यूशन कैंप में वांग ये की आम बातें होती थी। मैं साधना कर रहा था, वांग यी ने संक्षिप्त में कहा और ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सच है। अब आपको वास्तव में जीवन विकास तकनीक की साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ल्यू योंग वांग यी की पृष्ठभूमि जानता था और गपशप करता था। आपकी प्रगति कैसी है? क्या आप प्रवीणता स्तर तक पहुंच गए हैं? वांग ये ने कहा, मैं निपुणता के स्तर पर पहुंच गया हूं। ल्यू योंग अवाक रह गया। मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकता हूं? ल्यू योंग ने अपनी आंखें घुमाई। अपनी आंखों के नीचे काले घेरे देखो। तुम कल रात भर साधना करते रहे होंगे। तुम आखिरी समय में तैयारी कर रहे होंगे। रटना उतना उपयोगी नहीं था। वांग ये ने मन ही मन उत्तर दिया। अचानक उनके सामने हलचल मच गई। ल्यू योंग ने अपना सिर बाहर निकाला और अपने सामने छात्रों के साथ गपशप करने लगा। अपने गपशप भरे दिल को छिपाने में असमर्थ था। अरे, ये तुलना तो बहुत क्रोधित करने वाली है। ल्यू योंग ने आक्रोश से कहा। क्या हुआ? वांग ये ने पूछा। क्लास 1 के हुआंग जिरुई और क्लास 2 की देवी यू शुइकिन ने आसानी से 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ल्यू योंग की आंखें ईर्ष्या से भर गईं जब उसने कहा, हम सोच रहे हैं कि क्या हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन कुलीन वर्ग के छात्रों की शारीरिक फिटनेस पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। ये बहुत ही भयानक है। ये सामान्य है। कुलीन वर्गों में उनके साधना मार्गदर्शन के लिए विशेष इवॉल्वर सलाहकार होते हैं। उनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए जीवन शक्ति की दवा और पोषक तत्व समाधान जैसे पूरकों की एक श्रृंखला भी होती है। उनके पास एक उच्च प्रारंभिक बिंदु है और वे प्रतिभाशाली हैं। उनका लक्ष्य स्नातक होना भी नहीं है, इसलिए वे हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? सामने बैठे छात्र ने अपना सिर घुमाया और कहा, प्रतिभा। उनमें बहुत प्रबल प्रतिभा भी थी। वांग ये को बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं थी। वह अपने आप में बहुत मजबूत था। समय जल्दी बीत गया। कक्षा 23 की लड़कियां द्वितीय व्यापक परीक्षण पूरा करने वाली प्रथम रहीं। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम थी। झाओ शियाओयू और उसकी बकबक करने वाली सबसे अच्छी दोस्त बाहर से निकल गईं। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे सफलतापूर्वक पास हो गए थे। मानो उसकी नजर को भांपते हुए झाओ शियाओयू ने अपना सिर घुमाया। उनकी नजरें मिली और वांग ये ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। झाओ शियाओयू के चेहरे पर थोड़ी स्तब्धता थी और उसने उसकी नजर से बचने के लिए अपने होंठ काटे। उसके सबसे अच्छे दोस्त हुआंग जू ने उसकी ओर देखा और उसे खींचकर दूर ले गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह इतना डरावना था? क्या वह उसकी एक नजर से ही गर्भवती हो जाती? मैंने सुना है कि तुम और यू हेताओ दुश्मन बन गए हो। क्या ये सच है? ल्यू योंग फुसफुसाया। ये किसने कहा? वांग ये ने पूछा। मुझे नहीं पता। वैसे भी हर कोई यही कह रहा है कि पिछली बार उसी ने तुम्हें घायल किया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां तक कि तुम्हारा विकास फल भी चुरा लिया गया था। ल्यू योंग ने सलाह दी, अगर तुम्हें नुकसान हुआ है तो उसे जाने दो। उसे उकसाओ मत। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? वांग ये के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और उसने अपना सिर हिलाया। ये सब अफवाहें हैं। हम दोस्त हैं। वे लोग जो एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, वांग ये ने अपने दिल में कहा। वास्तव में, हाँ, अब हमारी बारी है। वांग ये ने ल्यू योंग को थपथपाया और आगे बढ़ गया। अब 10 दिनों की साधना के परिणाम देखने का समय आ गया था। चिंता मत करो, इससे मेरी क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शारीरिक फिटनेस परीक्षण 6 लोगों के समूह में आयोजित किया गया था। परीक्षण में शरीर की 6 बुनियादी क्षमताओं को शामिल किया गया था, जिसमें ताकत, लचीलापन, गति, चपलता, स्थायित्व और सार शामिल है। 6 मानदंडों का औसत स्कोर व्यापक मूल्यांकन स्कोर था।
कोई भी व्यक्ति मून वेब से किसी उन्नत विकास तकनीक का चयन कर सकता था जो 6 मानदंडों के आधार पर उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। शक्ति 50। वांग ये शक्ति परीक्षण कक्ष से बाहर आया और लू योन को देखा, जो दरवाजे पर अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर इंतजार कर रहा था। बाद में वह चौंक कर स्क्रीन पर नंबर देखने लगा। वांग ये ने उसे थपथपाया और कहा, तो फिर अंदर जाओ। अरे क्या तुम्हारी ताकत पिछले महीने 30 तक भी नहीं पहुंची थी? लू योन ने अविश्वास में प्रवेश किया। स्कोर अपेक्षा से अधिक था। वांग ये ने अनुमान लगाया कि दूसरे व्यापक परीक्षण के लिए उसका स्कोर लगभग 48 अंक होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि महारत स्तर की जीवन विकास तकनीक बेहद कुशल थी, जिससे पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में काफी सुधार हुआ। लचीलापन 45, स्थायित्व 48। पहले 3 परीक्षणों के बाद अंतिम परिणाम मूलतः स्थिर था। उनकी याददाश्त के अनुसार ये 3 उनके 6 शारीरिक मानदंडों में से अपेक्षाकृत कमजोर थे। निश्चित रूप से वांग ये का स्पीड स्कोर 52 तक पहुंच गया, जो लू योन से अधिक था। 5वां परीक्षण चपलता का था। प्रत्येक परीक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले कंप्यूटर उपकरण की पहचान के माध्यम से प्रासंगिक स्थैतिक डेटा की गणना करेगा। इसके बाद गतिशील डेटा को रिकॉर्ड करते हुए मैन्युअल परीक्षणों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। उदाहरण के लिए शक्ति परीक्षण के लिए किसी चीज को खींचना, बेंच प्रेस करना तथा डीप स्क्वाट करना आवश्यक था। गति परीक्षण में व्यक्ति की विस्फोटक शक्ति, त्वरण और उच्चतम गति की जांच की जाती है। चपलता परीक्षण में व्यक्ति की निपुणता, चपलता और प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण किया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। ये वांग यी के परीक्षण का परिणाम था। जीवन विकास तकनीक को महारत स्तर तक उन्नत करने और उसके मस्तिष्क का विस्तार करने के बाद उसकी 6 इंद्रियों और प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार हुआ था। स्थैतिक डेटा की तुलना में ये स्पष्ट रूप से अधिक था। चपलता 56। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये ने सार के लिए अंतिम परीक्षण कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अंतिम निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। स्क्रीन पर चमकते स्कोर को देखते हुए वांग यी अन्य छात्रों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच संतुष्ट होकर चला गया। उनका उच्चतम स्कोर A-Sense 60। लू योंग ने पहले ही परीक्षाएं समाप्त कर ली थी और दरवाजे पर वांग यी का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम पास हो गए? तुम्हारा स्कोर क्या है? 51.8। वांग ये ने कहा। बहुत बढ़िया। लू योंग ने अंगूठा दिखाया और कहा, इस महीने में आपने बहुत तेजी से सुधार किया है। मुझे लगा था कि आप दूसरा व्यापक परीक्षण पास नहीं कर पाएंगे। ब्रेकअप के बाद आपने पूरी तरह से लड़ने की भावना खो दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका सुधार इससे भी अधिक होगा। आप भी संबंध तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वांग ये ने कहा। बल्कि उसके सुधार में 1 महीने का नहीं, बल्कि 10 दिन का समय लगा था। स्पष्ट कहें तो यह 4 दिनों की कड़ी मेहनत का परिणाम था। यू हेताओ प्रशिक्षण मैदान पर अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास कर रहा था, तभी सुन यांग वहां पहुंचा। वह पास हो गया। यू हेताओ की तलवार आश्चर्य से रुक गई। हाँ, और स्कोर कम नहीं है। 51.8। सुन यांग ने धीमी आवाज में कहा। 51.8। यू हेताओ ने अपनी तलवार रख दी और सीधे खड़े हो गए। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उनके शारीरिक फिटनेस को 70 के करीब होने की तुलना में यह अंतर छोटा नहीं था। हालांकि वांग यी के लिए 20 दिन बाद स्नातक परीक्षा में विकासवादी दवा के लिए न्यूनतम मानक तक पहुंचना पूरी तरह से संभव था, जो 60 अंक था। यदि दूसरा पक्ष इतना भाग्यशाली हुआ कि वह इवॉल्वर बन गया, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि उसे मार डालो? यू हेताओ ने अप्रसन्न भाव प्रकट किया। लेकिन वह पिछले कुछ दिनों से बाहर नहीं गया है। सुन यांग ने असहाय महसूस किया। यदि वांग ये जंगल में नहीं जाता और विकास शिविर में रहता, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। आखिरकार एक बार उनका पता चल गया तो वे मर जाएंगे। उस पर नजर रखो, उसे कोई मौका मत दो। जैसे ही वह जंगल की ओर जाए, उसे तुरंत मार डालो। यू हेताओ की आवाज ठंडी थी। चिंता मत करो, बॉस। मुझे पता है क्या करना है। सुन यांग को भी संकट का गहरा एहसास था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार उनका समग्र शारीरिक फिटनेस को 55 से कुछ अधिक था। वांग ये शायद बॉस से बदला लेने की हिम्मत न करे, लेकिन अगर वह इवॉल्वर बन जाए, तो वह उससे बदला ले सकता है। चूंकि वे दुश्मन थे, इसलिए वे कोई रास्ता नहीं छोड़ सकते थे। एट नोवेल बिन एट महिला छात्रावास में। यह असंभव है। वांग ये रैंकिंग में इतना ऊपर क्यों है? वह शीर्ष 50 में है। हुआंग जू ने कहा। 38। झाओ शियाओयू ने अचानक कहा और बिना कुछ कहे तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए। हुआंग जू ने जिद करते हुए कहा, तो क्या हुआ? क्या वह यू हेताओ जितना अच्छा है? वह पहले ही प्रथम स्थान पर है।
वांग ये की प्रतिभा बस इतनी सी है, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसकी तुलना यू हेतो से नहीं की जा सकती। खुद की तुलना दूसरों से करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ शियाओयू को खुशी का ऐसा एहसास हुआ जिसे पहचान पाना मुश्किल था। अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हुआंग जू ने नाक भान सिकोड़ी। उसने केवल दूसरा व्यापक परीक्षण पास किया है। वह स्नातक कर सकता है या नहीं, ये दूसरी बात है। भले ही उसका शारीरिक फिटनेस को 60 तक पहुंच जाए, वह केवल विकासवादी दवा के लिए पासिंग लाइन ही पास करेगा। उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। शियाओ यू फिर से मूर्ख मत बनो। ठीक है। पश्चिमी कैंप जंगल में वांग यी ने अपनी कृपाण थामी और घने खंडहरों में खोजबीन पर ध्यान केंद्रित किया। तलवार पर अभी भी खून के धब्बे थे। अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो गया, लगभग अवचेतन रूप से, जैसे कि उसके पास एक्स-रे दृष्टि हो। वांग ये ने जल्दी से एक उत्परिवर्तित राक्षस को चकमा दिया जो उसके अंधे स्थान के कोने से बाहर कूद गया। जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने वार किया। झनकार। यह एक चट्टान से टकराने जैसा था। केतली के आकार का उत्परिवर्तित राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका छुपकर किया गया हमला विफल हो गया था और वह स्तब्ध था। वांग ये ने उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने दूरी बनाए रखी और उसे जल्दी से मार गिराया। उत्परिवर्तित जानवर मारा गया। संभावित अंक 0.5-0.6। वांग यी बहुत कुशल था क्योंकि वह राक्षसों का शिकार करता रहा। ये तीसरा उत्परिवर्तित राक्षस था जिसे उसने खंडहरों में मारा था। प्रशिक्षक ने कक्षा में बताया था कि जो व्यक्ति पहाड़ों, जंगलों, झीलों और नदियों के जितना करीब होगा, वह उतना ही खतरनाक होगा। समुद्र की तो बात ही छोड़िए। जंगल में विभिन्न घने क्षेत्र, परित्यक्त ऊंची इमारतें, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक सड़कें और अन्य स्थान भी उच्च जोखिम वाले थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे अंधे स्थान थे और उत्परिवर्तित राक्षस कहीं से भी, अक्सर समूहों में, प्रकट हो सकते थे। इससे पहले वो खुले इलाकों में सड़क के किनारे उत्परिवर्तित राक्षसों की खोज कर रहे थे। इसका लाभ तो सुरक्षा था, लेकिन नुकसान ये था कि इसकी कार्यकुशलता कम थी। अब उसके पास अधिक विकल्प थे। मेरी धारणा और प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार हुआ है। वांग ये ने जीवन विकास तकनीक के चमत्कार को महसूस किया। ये संभवतः किसी बड़े कारखाने में प्रतिस्पर्धात्मक कार्य वातावरण से संबंधित था, लेकिन उन्होंने हमेशा सर्वोत्तम दक्षता का प्रयास किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि आज उन्हें हल्की चोट लग सकती है, लेकिन उन्हें मिलने वाले संभावित अंक संभवतः 2 अंक से अधिक होंगे। जैसी कि उम्मीद थी, केवल 6 घंटों में, जब वह अंधेरा होने से पहले अपने छात्रावास में वापस लौटा, तो वांग यी ने पहले ही 2.1 संभावित अंक हासिल कर लिए थे। वह अस्पताल नहीं गया क्योंकि डॉक्टर शू आज छुट्टी पर थे। वह भी अधिक काम के कारण असहज महसूस कर रही थी। तुम सच में? शू मिंगो ने कुछ दर्द के साथ वांग यी के घाव पर पट्टी बांधी और उसके दाहिने कंधे पर लगी चोट को ध्यान से देखा। क्या तुम आराम से नहीं रह सकते? चिंता मत करो, इससे मेरी क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वांग ये ने अपने कंधे हिलाए। तुम क्या बात कर रहे हो? शू मिंगो ने उसकी ओर आंखें घुमाई और अपने चिकित्सा उपकरण पैक करते हुए कहा, तुम्हें अपनी चोटों से उबरने की जरूरत है। बेहतर होगा कि तुम इधर उधर न घूमो। मैं जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों में तुम्हारी हालत देखने के लिए वापस आऊंगी। वांग यी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके जब उन्होंने दूसरे पक्ष की टाइट जींस को अपनी नजरों से ओझल होते देखा। महिलाएं हमेशा एक बात कहती हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, जैसे अब और नहीं, मैं अब और नहीं कर सकती, या यह अच्छा नहीं है। डॉक्टर शू बहुत विचारशील थी, लेकिन उन्होंने वास्तव में गलत समझा था। जब उन्होंने कहा कि इससे उनकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उनका इशारा आसन जीवन मरण संकट की ओर था। आज व्यापक परीक्षण के दौरान उसने पहले ही देखा था कि सन यांग उसे घूर रहा है। समय बीतने के साथ उनकी पिछली घटना अब सुर्खियों में नहीं रही। दूसरे व्यापक परीक्षण में अपने उत्कृष्ट परिणामों के अलावा यू हेताओ अब और स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। तब आना, वह कुछ बार हमलों से बच सकता था, लेकिन वह हमेशा के लिए छिप नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने जंगल में 20 उत्परिवर्तित राक्षसों को मारने और 2 संभावित अंक प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित किया, भले ही आज जोखिम अधिक था। वांग यी की चेतना इंटरफेस पर जोर पर उतरी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने चेतना के अंतरिक्ष में अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास 100 गुना और 1000 गुना गति से किया। कृपाण तकनीक के बारे में उनकी समझ लोहार की तड़का लगाने जैसी थी। प्रत्येक हथौड़े के साथ समझ के टुकड़े उनके दिल में उतरते गए, जब तक कि कृपाण तकनीक विकसित नहीं हो गई। बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूप, निपुणता। कल, शिकारी कौन है और शिकार कौन है? वांग ये आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वह अब पहले वाला नौसिखिया नहीं रह गया था। जंगल में हत्या 1।
1 दिसंबर, विकास शिविर अपने अंतिम महीने में प्रवेश कर गया। द्वितीय व्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों के 100 पहले बैच को बाहर कर दिया गया। जब तक कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता, वे कभी भी इवॉल्वर नहीं बन पाते। वे केवल प्रतिस्पर्धी बेस शहर में नौकरी पा सकते थे और सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते थे। हालांकि उस सर्वनाश में जहां राक्षसों ने कहर बरपा रखा था, वहां खुद की रक्षा करने की ताकत न होना बहुत खतरनाक था। चाहे उन्होंने कितना भी पैसा कमाया हो, कौन जानता था कि आधार शहर राक्षसों की बाढ़ से कब नष्ट हो जाएगा। अब तक आधे से अधिक आधार शहर इतिहास की धूल में दफन हो चुके थे। भाई यांग, वह शिविर छोड़कर चला गया। शिहो, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, ने सन यांग को संदेश भेजा। उसकी नजर शिविर के प्रवेश द्वार पर पड़ी, जहां वांग ये धीरे धीरे चला गया। उसका पीछा करो, पकड़े मत जाओ। रोज शेहो छोटा था, उसने एक छात्र की वर्दी पहन रखी थी और उसकी कमर पर एक छोटा चाकू लटका हुआ था। वह बिल्कुल दूसरे छात्रों की तरह दिख रहा था जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। जब चेहरे की पहचान की सुविधा स्वीकृत हो गई, तो उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और उनका पीछा करने लगे। 2 घंटे बाद सन यांग के नेतृत्व में 4 गुर्गे एक लावारिस ऑडी कार के चारों ओर इकट्ठा हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह कहाँ है? सन यांग क्रोधित हो गया और उसने शेहो से पूछा। मुझे नहीं पता, शेहो का चेहरा उदास था जब उसने दूरी पर एक खाली पड़ी इमारत की ओर इशारा करते हुए बताया, आखिरकार वह वहां गया। मुझे पकड़े जाने का डर था, इसलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया। वह अभी तक बाहर नहीं आया है। हे, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है, बल्कि अंदर के उत्परिवर्तित राक्षसों द्वारा घात लगाए जाने का डर है ना? डिंग जिनचाओ ने ठंडे स्वर में कहा। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें डर नहीं है। शेहो क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो, अंदर जाओ और उसे खत्म कर दो। यान झुओफेग 1.88 मीटर लंबा था और वह उन चारों में सबसे अलग दिख रहा था। उसकी मोटी भुजाएं स्टील की तरह थीं और उसने अपनी पीठ पर एक युद्ध कुल्हाड़ी रखी थी। उसका आभामंडल क्रूर था। भाई यांग चाहते हैं कि हम कोई निशान न छोड़ें, इसलिए हमें ये काम कम लोगों वाली जगह पर करना होगा, डिंग जिनचाओ ने कहा और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो तुम मूर्ख हो। ये जगह कैंप से करीब 5.5 किलोमीटर दूर है। ये काफी होना चाहिए। सन यांग ने चारों ओर देखा। हर जगह सिर्फ खंडहर थे। यह एक पुराना इलाका था जिसे नष्ट कर दिया गया था। हालांकि इमारतें विशेष रूप से घनी नहीं थीं, लेकिन वहां कई छिपे हुए स्थान थे। उत्परिवर्तित राक्षसों के प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक थी और यह काफी खतरनाक था। क्या वांग ये यहाँ प्रशिक्षण लेने आया था? क्या वह पागल था या मूर्ख? एट नोबल एट वह शायद गलत रास्ते पर चला गया होगा। सन यांग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन तीनों से कहा, हम दो के समूह में खोज करेंगे। दूरी बनाए रखें और संपर्क में रहें। जो भी समूह उसे ढूंढे, तुरंत कार्रवाई करें। दूसरा समूह आसपास की पहरेदारी करेगा और उसका रास्ता रोकेगा। हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। ज़ुओफेग, तुम और मन की एक टीम बनाओ और अंदर खोज करो। डिंग और मैं वहां जाएंगे। ठीक है। तारांकन 4 वांग यी ने चौथी मंजिल के कमरे से पर्दों की दरारों से नीचे देखा, जिनमें छेद थे। मैं उन्हें एक साथ सुलझा सकता हूं। वांग ये ने अपनी नजरें हटा ली और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, 10 दिन पहले इन 4 लोगों ने इस शरीर के मूल मालिक पर हमला किया था और विकास फल छीन लिया था। सन यांग ने घातक प्रहार किया था। उसके तरीके बहुत क्रूर थे। उसने इस शरीर के मूल मालिक के साथ उत्परिवर्तित राक्षस जैसा व्यवहार किया। 10 दिन बाद वे फिर उसके पीछे पड़ गए। वे कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे, उसे खत्म कर देना चाहते थे और कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। यह पुराना आवासीय क्षेत्र जिंग्यू न्यू विलेज था। वहां कोई लिफ्ट नहीं थी और घर जीर्ण शीर्ण थे। कल वांग ये ने इलाके का पता लगाया था और आसपास के माहौल से परिचित हुआ था। उसने कुछ उत्परिवर्तित राक्षसों को भी हटा दिया था। सन यांग के 4 लोगों के समूह की तुलना में न केवल वह अंधेरे में था, बल्कि उसके पास पूर्ण भौगोलिक लाभ भी था। वे ऊपर आ रहे हैं। वांग ये को कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि शेहू उसका पीछा कर रहा था। हालांकि वह चुपके से आ रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। यदि वह इस आवासीय भवन में गायब हो गया, तो दूसरे पक्ष की खोज का पहला लक्ष्य निश्चित रूप से यहां होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से केवल 2 ही सामने आए। दूसरी मंजिल। वांग ये दरवाजे के सहारे झुक गया और कदमों की आवाज सुनने लगा। तीसरी मंजिल। जिंग्यू न्यू विलेज में आवासीय इमारत बड़ी नहीं थी। इसमें कुल 6 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक मंजिल पर 2 स्वीट थे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी इस समय कमरा नंबर 401 में छिपा हुआ था, जो चौथी मंजिल के बाईं ओर का कमरा था। ये घात लगाने के लिए बहुत उपयुक्त था। अजीब बात है, वह कहाँ गया? शेहो ने ध्यान से हर कमरे की तलाशी ली। क्या तुम कुछ भूल गए? यान झुओफेंग एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और हिंसक रूप से कमरों को नष्ट कर रहा था। असंभव, मैं इस इमारत पर नजर रख रहा हूं। वह कभी नहीं गया। शेहो ने गंभीरता से कसम खाई और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या वह मुझे खोज सकता है? यान झुओफेंग जोर से हंसा और घृणा से बोला, तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? छिप गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर हम इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी ले तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। बोलते बोलते उसने कुल्हाड़ी उठाए और चारों ओर काटने लगा, जिससे उसके बाइसेप्स की नसें उभर आईं। शक्ति परीक्षण में यान झुओफेंग का स्कोर 60 से अधिक था, जो काफी अधिक था। वह यहाँ नहीं है। चलो चौथी मंजिल पर चलते हैं। शेहो ने यान झुओफेंग पर चिल्लाया, जो अभी भी कमरे में था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मानो आसन खतरे को भांपकर शेहो पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ची, एक ठंडी रोशनी गिरी। वांग ये ने अपने काटने वाले हमले को वार में बदल दिया और अपना रुख बदलने के लिए एक कदम उठाया। यद्यपि शेहो की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, फिर भी वह वांग ये के ब्लेड से अधिक तेज नहीं था। ब्लेड बेरहमी से उसकी गर्दन पर वार किया गया और खून बहने लगा। वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। वांग ये, यान झुओफेंग, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था, ने अपने सामने का दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अपने युद्ध के कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और दरवाजे पर दिखाई देने वाले वांग यी पर वार किया। पू पू पू। वांग ये ने मिर्च का स्प्रे निकाला। सुरक्षा कैप बहुत पहले ही खुल चुकी थी। उसने यान झुओफेंग पर निशाना साधा और लगातार स्प्रे किया। यान झुओफेंग दर्द से चीख उठा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी श्वास नली में आग लग गई हो और वह खांसना बंद नहीं कर पा रहा था। वह जल्दी से पीछे हटा और अपनी कुल्हाड़ी लहराई। वांग ये स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने लापरवाही से मिर्च स्प्रे फेंक दिया और अपनी कृपाण दिखा दी। जंगल में हत्या 2। वांग ये ने यान झुओफेंग की बेतरतीब ढंग से लहराती हुई युद्ध कुल्हाड़ी को चकमा दिया और नीचे झुक गया। उसकी तेज और सटीक ब्लेड तकनीक ने यान झुओफेंग के युद्ध सूट पतलून के पैर को चीर दिया, जिससे एक कर्कश ध्वनि के साथ उसके घुटने की हड्डी टूट गई। यान झुओफेंग बुरी तरह चिल्लाया और अपना संतुलन खो बैठा। वह जमीन पर गिरते ही युद्ध कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ लगभग खो बैठा। वांग ये उसके पीछे गया और अपनी कृपाण से उस पर वार किया। ची, दूसरे पक्ष का सिर काट दिया गया। वांग यी का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और जमीन से मिर्च का स्प्रे उठाया। यह प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सहज थी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन उत्परिवर्तित मानव के साथ लड़ाई ने उसे मानसिक रूप से खुद को अनुकूलित करने और तैयार करने का मौका दिया था। उन्होंने अंतिम क्षण में अपनी योजना बदली और यहां कदम रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरा पक्ष प्रत्येक स्तर पर लंबे समय तक रुका हुआ था। इसका मतलब ये था कि वे उस जगह की बारीकी से तलाशी ले रहे थे और छिपकर हमला करने की सफलता दर बहुत ज्यादा नहीं थी। एक बार जब वे दोनों मिल जाते तो वह अनिवार्य रूप से घायल हो जाता। इसके विपरीत कमरे की तलाशी लेने के बाद दूसरे पक्ष की सतर्कता सबसे कम हो जाएगी। दरवाजे पर घात लगाने का एक और फायदा ये था कि दुश्मन सीढ़ियों से भाग नहीं सकता था। सबसे बुरा नतीजा ये था कि वे खिड़की से बाहर कूद जाते थे। कम से कम, यदि दूसरे पक्ष के पैर टूट गए तो वे बच नहीं सकेंगे। 2 और हैं। वांग ये जल्दी से नीचे चला गया। यू हेताओ के 4 अधीनस्थों में से सन यांग सबसे शक्तिशाली था, जबकि डिंग जिनचाओ सबसे चालाक था। नीचे सुन यांग और डिंग जिनचाओ आसपास की जगह की खोज कर रहे थे। अचानक उस आवासीय भवन से चीख की आवाज आई, जहां शेहो निगरानी कर रहा था। उसके बाद तीव्र लड़ाई की आवाज आई। सुन यांग और डिंग जिनचाओ जल्दी से पीछे मुड़े और ऊपर देखने लगे। तीसरी मंजिल, ये झुओफेंग की आवाज है। सन यांग के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसने डिंग जिनचाओ से कहा, तुम यहीं रहो, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। ठीक है भाई यांग, डिंग जिनचाओ ने तुरंत जवाब दिया। जब उसने सन यांग को ऊपर जाते देखा तो उसकी आंखों में झिझक की झलक दिखाई दी। वह जल्दी से पीछे हटा और चारों ओर देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया और वह दूसरी इमारत में भाग गया। वूश। सुन यांग सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। वह यान झुओफेंग की चीख से बता सकता था कि कुछ बुरा हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर उसका अनुमान सही था, तो शेहो को उस समय पता चला होगा जब वह वांग यी का पीछा कर रहा था।
फिर वांग यी ने उन पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें बिना किसी तैयारी के पकड़ने का फैसला किया। हालांकि दूसरी पार्टी एक के खिलाफ दो से लड़ रही थी। भले ही वे घात लगाए बैठे हों, फिर भी उन्हें बहुत बड़ा लाभ होना चाहिए, खासकर तब जब दूसरी टीम में यान झुओफेंग था, जो वास्तविक लड़ाई में उससे थोड़ा ही कमतर था। जरा ठहरिए। सन यांग, जो अभी दूसरी मंजिल की सीढ़ियां पार कर रहा था, को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने लगभग अवचेतन रूप से अपने शरीर को मोड़ लिया। मूलतः खाली कमरे 202 में अचानक एक ब्लेड की रोशनी प्रकट हुई और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। झनकार। सन यांग ने अपनी स्टील की रॉड से हमले को रोक दिया। आवाज इतनी तेज थी कि उसका कान दहल गया और उसका हाथ सुन्न हो गया। घृणित। सन यांग भारी प्रभाव से दीवार से टकरा गया। इस समय उसे अपनी पीठ पर हो रहे जलन के दर्द की कोई परवाह नहीं थी और उसने अपने बचाव के लिए स्टील की छड़ का इस्तेमाल किया। वांग ये पहले ही उसके सामने आ चुका था, उसकी तलवार तेज और निर्णायक थी। ये बहुत तेज था। वांग यी की प्रतिक्रिया की गति और निर्णायकता ने सुन यांग को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई दूसरा ही व्यक्ति हो। उनकी धारणा में वांग ये में ऐसी ताकत नहीं थी। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वांग यी की यहाँ उपस्थिति का क्या मतलब है। यान झुफेंग और शी हो मर चुके थे। वह अब अतीत का बेकार वांग ये नहीं था। क्या शक्तिशाली कृपाण तकनीक है। सुन यांग विरोध करने में असमर्थ था। उनकी छड़ी तकनीक को इस हद तक दबा दिया गया था कि वे उन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते थे और वे शुरू से ही नुकसान में थे। यद्यपि वह वांग यी से अधिक मजबूत शारीरिक संरचना वाला था, फिर भी वह मुश्किल स्थिति में था। वांग यी की कृपाण तकनीक स्वाभाविक थी और प्रत्येक वार उस स्थान पर लक्षित होता था जिसे रोकना उसके लिए कठिन था। इसके अलावा तलवार वांग यी के शरीर का एक हिस्सा थी। उसके हमले लगातार थे और कोई मौका नहीं था। वह बहुत ताकतवर था। सन यांग ने इस तरह का दबाव तभी महसूस किया था जब उसने यू हेताओ से मुकाबला किया था। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना टपक रहा था। यदि यह तथ्य न होता कि छड़ तकनीक बचाव के लिए उपयुक्त थी, तो संभवतः अब तक वह मर चुका होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये की आभा ने सन यांग की आभा को दबा दिया। उसने अचानक अपनी रणनीति बदली, अपने पैर को घुमाते हुए बगल से वार किया, जिससे सन यांग लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर गया। सन यांग ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अवचेतन रूप से सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ लिया, लेकिन वांग ये का ब्लेड शक्तिशाली रूप से नीचे गिर गया। झनकार। उसने सन यांग के हाथ से स्टील की छड़ काट ली। झनकार। स्टील की छड़ गिरने की आवाज से सन यांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक याद आया कि कैसे उन चारों ने 10 दिन पहले वांग ये को पीटा था। वह जोर से हंसा था और वांग ये के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया था। खून बहने लगा और वांग ये जमीन पर गिर पड़ा। ची। दर्द ने उसके दिल को झकझोर दिया और दुनिया घूम गई। सन यांग को लगा जैसे वह उड़ रहा है। तलवार के साथ वांग ये की धुंधली आकृति उसकी आंखों में दिखाई दी, फिर सब कुछ काला हो गया और उसकी चेतना तुरंत नष्ट हो गई। टकराना। उसका सिर जमीन पर गिर गया जबकि उसका शरीर सीढ़ियों पर गिर गया। एक और है। वांग ये नहीं रुका और जल्दी से आवासीय भवन से बाहर चला गया। आसपास का माहौल साफ था। वांग ये ने बाएं दाएं देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह परेशानी वाली बात है। यदि डिंग जिनचाओ फोन लेकर आता और प्रशिक्षक को मामले की सूचना देता, तो उसे इसके बाद की स्थिति से निपटने में सिरदर्द हो जाता, भले ही वह ये सब आत्मरक्षा में कर रहा हो। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए, ये निश्चित रूप से उनकी स्नातक की पढ़ाई को प्रभावित करेगा और उन्हें विकास की दवा सफलतापूर्वक प्राप्त करने से रोकेगा। दो संभावनाएं थीं। डिंग जिनचा या तो भाग गया था या छिप गया था। वांग ये जल्दी से आवासीय भवन में वापस आया और अपनी जेब से सन यांग का फोन निकाला। उसने अपनी उंगली से फोन को अनलॉक किया और एक नंबर डायल किया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर निकल गया। वह बहुत तेज था और पूरी प्रक्रिया में आधे मिनट से भी कम समय लगा। ... असंभव। ये कैसे हो सकता है? जिस क्षण डिंग जिनचाओ ने वांग ये को कृपाण के साथ नीचे आते देखा, उसका दिमाग चकरा गया। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था और पहले छिपना ही एक अचूक योजना थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग ये भाई यांग और अन्य दो की घेराबंदी से बच जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वांग यी के रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सिर्फ जीवित ही नहीं बचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह आवासीय भवन से नीचे आया तो सबसे पहले उसने भागने की बजाय इधर उधर देखा। वह क्या देख रहा था? स्वूश। डिंग जिनचाओ को पसीना आ गया। उसके दिल में तुरंत जवाब आ गया। डर। डिंग जिनचाओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसके दिल में नकारात्मक भावनाएं उमड़ने लगी। तुरंत मदद के लिए बुलाओ।
डिंग जिनचाओ ने अपना फोन निकालते हुए कांपते हुए कहा। इससे पहले कि वह स्क्रीन चालू कर पाता, एक वाइब्रेटिंग रिंगटोन बज उठी। इसमें भाई यांग का नंबर दिखाया गया था। डिंग जिनचाओ दंग रह गया। क्या भाई यांग उसे बुला रहे थे? क्या वह गलत था? क्या वांग ये वास्तव में भागने की कोशिश कर रहा था और भागने का रास्ता तलाश रहा था? डिंग जिनचाओ ने हड़बड़ाहट में फोन उठाया। नमस्ते भाई यांग, डिंग जिनचाओ फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं था। हेलो, क्या सिग्नल खराब है? डिंग जिनचाओ ने हैरान भाव से कहा। उसने अपना फोन पकड़ा और उसे देखा, फिर उसे अपने कान पर लगा लिया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, भाई यांग? क्या आप मुझे सुन सकते हैं, भाई यांग? उसके पीछे से एक प्रतिध्वनि आई। इससे उसका मन हिल गया। डिंग जिनचाओ हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी गर्दन लकड़ी के टुकड़े की तरह अकड़कर पीछे मुड़ गई। एक पल में खून की मोटी गंध ने उसका दम घोंट दिया। वांग ये का पतला शरीर उसके सामने प्रकट हुआ, उसकी युद्ध वर्दी खून से लथपथ थी। उसने अपने दाहिने हाथ में कृपान पकड़ी हुई थी और तलवार से खून टपक रहा था। वह मौत के देवता की तरह था जो अभी अभी नर्क से लौटा था। एटक नोबल बन एट। वांग यी के बाएं हाथ में फोन देखकर डिंग जिनचाओ को तुरंत सब समझ आ गया। वह जमीन पर बैठ गया और पेशाब करने लगा। सुनो, मेरी बात सुनो, भाई ये। डिंग जिनचाओ ने अपने हाथ फैलाए जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका सचमुच मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डिंग जिनचाओ ने बार बार अपने हाथ हिलाए। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। मैंने अभी कुछ नहीं देखा। यह सच है। कृपया कृपया मुझे जाने दो। मैं शी। वांग ये ने अपना हाथ उठाया और नीचे वार किया। डिंग जिनचाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी आंखें खुली ही रहीं। मरना।